वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कौन सी टर्म, कन्फेशन टर्म। यानी कि आज की वीडियो में हम एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन टॉपिक को कवर करेंगे। क्या जो हमारी कन्फेशन टर्म है वो एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है? आंसर नो। कन्फेशन कहीं भी डिफाइंड नहीं है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो कन्फेशन का मीनिंग क्या है, देखते हैं। Confession is an admission made by a person accused of an offense, suggesting an inference that he has committed the offense। यानी कि कन्फेशन क्या है? एक जो पर्सन है अक्यूज, वो क्या कर रहा है? एडमिशन कर रहा है। किस चीज का एडमिशन कर रहा है? ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, यानी कि मैंने ऑफेंस कमिट करा है। इस चीज के एडमिशन को जब एक अक्यूज करता है तो वो एडमिशन क्या कहलाता है? कन्फेशन कहलाता है। इन द सिंपल वर्ड्स आप ये कह लीजिए, जब एक व्यक्ति लेट्स सपोज ए क्या कर रहा है, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, कन्फेशन। क्लियर? आगे रीड आउट करते हैं। All confession are admissions, but all admission are not confession। सारे के सारे confession क्या होते हैं? Admission होते हैं। क्योंकि जब हमने मीनिंग समझा था तो हमने क्या रीड आउट करा? Confession is an admission made by a person accused suggesting an inference that he has committed the offense। यानी कि confession क्या? Admission है। किस चीज का admission है? कि हाँ ये offense मैंने commit करा है, यानी कि guilt के admission को क्या कहते हैं? Confession कहते हैं। तो वहां से हमें क्या समझ आया? सारे के सारे कन्फेशन क्या होंगे? एडमिशन होंगे। बट सारे के सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होंगे। इसलिए मैंने डायग्राम की फॉर्म में समझा रखा है। बिग सर्कल किसके बारे में बात कर रहा है? एडमिशन के बारे में। और उसके अंदर जो इंटरनल सर्कल है वो किसके बारे में बात कर रहा है? कन्फेशन के बारे में बात कर रहा है। यहां से हमें एक और चीज समझ आती है इस डायग्राम से। एडमिशन क्या है? जीन्स, एंड कन्फेशन क्या है? स्पीसीज। अब एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। In the case of Pakala Narayan Swamy versus King Emperor 1939 Privy Council, judgment delivered by Lord Atkin, observe that a confession is the admission of guilt। इस केस में ही क्या हुआ था? कन्फेशन डिटरमाइन करा गया था कि ये कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन इज द एडमिशन ऑफ गिल्ट। क्लियर? इन एज मेनी वर्ड्स, और इट इज एन एडमिशन ऑफ सच फैक्ट्स which together with some other fact suggesting an inference that he has committed the offense। इस केस में क्या कहा गया? जो हमारा कन्फेशन है वो क्या है? एडमिशन ऑफ गिल्ट है। क्लियर? और ये कह लीजिए कि एक पर्सन क्या कर रहा है? एडमिशन कर रहा है उन फैक्ट्स को जो या तो खुद से या किसी अदर फैक्ट्स के साथ क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं? ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। क्लियर? यानी कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? एडमिशन कर रहा है किसका? गिल्ट का। तो वो क्या है? कन्फेशन है। वो ऐसे फैक्ट्स का एडमिशन कर रहा है जो अदर फैक्ट्स के साथ, ओएफ मतलब ये मान लीजिए अदर फैक्ट्स, अदर फैक्ट के साथ क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस सजेस्ट कर रहे हैं? सजेस्टिंग एन इन्फ्लुएंस दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, कि इसी व्यक्ति ने क्या करा है? ऑफेंस कमिट करा है। तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? कन्फेशन कहलाया जाएगा। क्या फैक्ट्स में कंफ्यूज तो नहीं हो रही? लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो फैक्ट्स को क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है, जो अदर फैक्ट के साथ क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं कि उसी व्यक्ति ने क्या करा है? ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 24। सेक्शन 24 इसके बारे में बात करता है इररिलेवेंसी ऑफ कन्फेशन, कि हमारा कन्फेशन इररिलेवेंट कब है। सेक्शन 21 टॉक अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन इम्प्लिसिट कन्फेशन। अब यहाँ मैंने इम्प्लिसिट क्यों बोला? अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 21 पर से क्या बारे में बात करता है? किस बारे में बात करता है? एडमिशन की रेलिवेंसी के बारे में बात करता है। और इम्प्लिसिट देखा जाए तो कन्फेशन की भी रेलिवेंसी के बारे में बात करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा ऑल कन्फेशन, क्या पढ़ा था पीछे अभी हमने? ऑल कन्फेशन आर एडमिशन। सारे के सारे कन्फेशन क्या होते हैं? एडमिशन होते हैं। तो इसलिए हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर सेक्शन 21 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन के बारे में, तो वही सेक्शन इसके बारे में बात करेगा
रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन के बारे में बात करेगा। सेक्शन 21 इज अ जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग द रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन। ऑन द अदर हैंड, सेक्शन 24 डिक्लेयर्स व्हेन कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट। अगर हमने देखा सेक्शन 21 किस बारे में बात कर रहा है, जनरल प्रोविजन है, रेलिवेंसी के बारे में बात कर रहा है, किसकी, कन्फेशन की। और अगर हम दूसरी जगह देखते हैं जो सेक्शन 24 है इंडियन एविडेंस 1872 का, वो क्या डिक्लेयर कर रहा है, व्हेन कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट, यानी कि किन सिचुएशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में एक कन्फेशन क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। वो हमें कौन सा सेक्शन बता रहा है एविडेंस एक्ट का, सेक्शन नंबर 24। सेक्शन 24 एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 21। क्यों, 21 किस बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल सही, रेलिवेंसी के बारे में, किसकी, कन्फेशन की। और 24 किसके बारे में बात कर रहा है, इररेलेवेंसी के बारे में, किसकी, कन्फेशन की। क्लियर। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, यानी कि एक व्यक्ति है उसने कन्फेशन करा इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से या प्रॉमिस से, तो वो एज पर सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट माना जाएगा ऐसा कन्फेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 24 की, तो ये जो तीन टर्म है ना बच्चों, ये जो तीन टर्म्स है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, इसे आप रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए। इसे और अच्छे से समझते हैं। स्टेटमेंट इज इट इज मेड अ कन्फेशन बाय एन अक्यूज्ड ऑब्टेन्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, यानी कि अक्यूज से कन्फेशन ऑब्टेन्ड करा, कैसे, इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से और प्रॉमिस से, यानी कि इन्हें अनकरेज करा, इंड्यूस करा कि तुम कन्फेशन कर दो, इन्हें थ्रेट दी गई, यानी कि इन्हें डराया धमकाया गया, अगर आप कन्फेशन नहीं करेंगे तो आपकी बेटी को जान से मार देंगे, आपकी बेटी को जान से मार देंगे, आपके फैमिली पे प्रेशर क्रिएट करा इनकी, या इन पे कुछ डरा धमका के इनसे कहा तुम कन्फेशन दो नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तो ये भी क्या है, ऐसा कन्फेशन भी क्या होगा, एज पर सेक्शन 24 इररेलेवेंट माना जाएगा। प्रॉमिस करा गया, क्या प्रॉमिस करा गया, कि जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कुछ आपको गेन या एडवांटेज दिया जाएगा, अवॉइड कर दी जाएंगी प्रोसीडिंग, कोई भी सेंटेंस दी जाएगी तो कम से कम दी जाएगी, ऐसे किसी प्रॉमिस पे इनसे कन्फेशन कराया गया, तो वो कन्फेशन एज पर सेक्शन 24 इररेलेवेंट माना जाएगा। इट इज मेड टू पर्सन इन अथॉरिटी, मींस यानी कि जो पर्सन अथॉरिटी में है उन्होंने क्या करा, कोई प्रॉमिस दिया, थ्रेट करा, इंड्यूसमेंट करा, पर्सन मेक्स कन्फेशन सपोजिंग टू गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी इविल इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। इस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी। क्लियर। तो जिस पर्सन की अथॉरिटी थी इस प्रोसीडिंग को क्या करने की, इन्फ्लुएंस करने की, उस पर्सन ने क्या कहा, जैसे सपोज पर्सन ने अथॉरिटी को आगे डीपली समझेंगे, लेट्स सपोज पुलिस ऑफिसर थे या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा आप कन्फेशन कर दीजिए, मैं आपको कम से कम सेंटेंस दूंगा, कम से कम सजा दूंगा। क्लियर। या पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्लियर, कि मैं आपको बचा लूंगा, आप कन्फेशन कर दीजिए। तो जो पर्सन अथॉरिटी में है, यानी कि पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब जो पर्सन इनकी प्रोसीडिंग, जो इस पर्सन के अक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो पर्सन प्रॉमिस करता है, थ्रेट करता है और ये क्या कर देते हैं, कन्फेशन कर देते हैं, तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट माना जाएगा। क्लियर। डोंट वरी, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा वेट करें, जो टर्म्स है पर्सन इन अथॉरिटी, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस एंड अक्यूज्ड, ये सब चीज आगे की वीडियो में डिस्कस करी जाएगी। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 24, a confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceeding। सेक्शन 24 क्या कहता है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का, कि कोई भी कन्फेशन अगर कौन करता है, अक्यूज्ड पर्सन करता है, तो वो एज पर सेक्शन 24 क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररेलेवेंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसी सेंटेंस में से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अक्यूज्ड पर्सन कौन है? फॉर सेक्शन 24 यानी कि सेक्शन 24 के लिए हमने जो अक्यूज्ड पर्सन किसे माना है, रीड आउट करते हैं। एट द टाइम व्हेन he made the confession, he may not have been an accused, as may at the time even FIR may not have been lodged, but he called an accused in section 24 in reference to the trial stage। यानी कि एक पर्सन है, अभी FIR भी लॉन्च नहीं हुई है, इसने कुछ कन्फेशन करा। क्लियर।
ये पर्सन तब भी अक्यूज्ड माना जाएगा सेक्शन 24 के लिए। यानी कि अभी एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई है और एक पर्सन था, उन्होंने क्या कर दिया, कन्फेशन कर दिया, तो वो पर्सन भी क्या माना जाएगा, अक्यूज्ड माना जाएगा। किसके लिए? सेक्शन 24 के लिए, इन रेफरेंस टू द ट्रायल स्टेज। कोई बात नहीं, इसमें आगे केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से लंबी वीडियो बनेगी, बट आपके सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू द कन्फेशन क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अब बात करते हैं कॉज्ड बाय का मतलब क्या है। देखिए, कॉज्ड बाय, द वर्ड कॉज्ड बाय, the word caused by clearly suggests that the court has to satisfy itself that the confession was made due to inducement, threat, promise and not due to any other reason। यानी कि अगर सेक्शन 24 में केस फॉल डाउन कर रहा है या किसी भी पर्सन ने ये कहा कि मेरे से ये जो कन्फेशन लिया गया था वो कैसे लिया गया था, थ्रेट से लिया गया था, प्रॉमिस करके लिया गया था या इंड्यूसमेंट में लिया गया था, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करेगी कि जो रीजंस होंगे वो क्या होंगे, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होंगे। यानी कि प्रिजम्पशन किसके फेवर में रहेगी? बिल्कुल सही, अक्यूज के फेवर में रहेगी। क्लियर? इंड्यूसमेंट, जैसा मैंने कहा था पिछले में आपको, इंड्यूसमेंट मतलब एनकरेज, किसी भी पर्सन को एनकरेज करना कि कर दो कन्फेशन। थ्रेट, डरा धमका के, फियर, उसके माइंड में फियर क्रिएट करके कन्फेशन लिए। प्रॉमिस, टू गिव समथिंग इन रिटर्न, यानी कि आपकी प्रोसीडिंग्स में हेल्प करूंगा, सेंटेंस कम करवा दूंगा, ऐसे प्रोमिस करे गए हैं। क्लियर? जिससे उस अक्यूज की जो प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट में, उन्हें क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, वो पर्सन क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये सारे कन्फेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या कहलाए जाएंगे बच्चों? इररिलेवेंट कहलाए जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट, पर्सन इन अथॉरिटी। जैसे हमने देखा था सबसे सेकंड वाली स्लाइड में, इट इज मेड, जैसा मैं आपको दिखाता भी हूं, इट इज मेड टू पर्सन इन अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? पर्सन इन अथॉरिटी, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस हैज टू बी मेड बाय अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग, लाइक पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सरपंच, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड देयर स्पाउसेस। यानी कि इसे एग्जांपल समझाता हूं बच्चों। ए है, एक बी है। क्लियर? ये पर्सन पर्सन इन अथॉरिटी नहीं है, यानी कि ये पर्सन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्रोसीडिंग्स को जो किसके अगेंस्ट में, एक के अगेंस्ट में। ये कहता प्रॉमिस मैं बचा लूंगा तो दिक्कत मतलब कन्फेशन कर दे, ये कन्फेशन कर देता है, वो अंडर सेक्शन इरेलीवेंट होगी, अंडर सेक्शन 24 नहीं। क्यों? ये पर्सन कौन नहीं है? पर्सन इन अथॉरिटी नहीं है। क्लियर? अब एक पर्सन है ए, उसे कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है। या जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है, तुम कन्फेशन कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा प्रोसीडिंग्स में, मैं सेंटेंस कम करवा दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, डोंट वरी। इस प्रॉमिस में अगर ए ने क्या करा, कन्फेशन कर दिया, तो वो अंडर सेक्शन 24 इरेलीवेंट माना जाएगा। क्लियर? तो यानी कि पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए। पर्सन इन अथॉरिटी कौन है? पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग्स। उसमें कौन कौन आते हैं? पुलिस ऑफिसर कह लीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह लीजिए, सरपंच, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड देयर स्पाउसेस। का मतलब क्या है? यानी कि एक पर्सन है ए, क्लियर, जज कौन है? सी, बट बी कौन है? जज की वाइफ। वो कहती है आप कन्फेशन कर लो, मैं अपने हस्बैंड से बात करके आपकी प्रोसीडिंग में हेल्प करवा दूंगी। तो यानी कि इनके स्पाउसेस भी अगर प्रोमिस करते हैं, पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनके स्पाउसेस भी क्या करते हैं, अगर प्रॉमिस करते हैं और एक कन्फेशन कर देता है, तो वो भी अंडर सेक्शन 24 क्या माना जाएगा? इरेलीवेंट माना जाएगा। क्लियर? कन्फेशन वाज कॉज्ड बाय एन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इन रेफरेंस टू द चार्ज कमिंग from a person in authority. It is essential for the section 24 at the time when the confession was made, the inducement, threat or promise was still there upon the mind of the accused। देखिए यहाँ क्या कहा गया, यहाँ पे मेन चीजों पे ध्यान देना। ये चीज देखिए, still there upon the mind of the accused। आप जो थ्रेट दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, इंड्यूसमेंट कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, क्लियर, सेक्शन 24 के लिए क्या एसेंशियल है? जब वो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है, यानी कि वो अक्यूज कन्फेशन कर रहा है, तो जो आपने थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस दिया था, करा था, तो वो उसके माइंड में होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
लेट्स सपोज पर्सन है ए, इनका केस किसके अंडर में है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के अंडर में। क्लियर? अब मिस्टर एक्स ने क्या करा? इन्हें करा प्रॉमिस। किस चीज का प्रॉमिस करा? कि अगर आप कन्फेशन कर देते हैं ए, तो मैं आपकी प्रोसीडिंग्स में हेल्प करूंगा, मैं आपको कम से कम पनिशमेंट दूंगा। क्लियर? अब जो मिस्टर एक्स है, उनकी डेथ हो गई या रिटायर हो गए वो, क्लियर? उनकी जगह कौन आ गए? मिस्टर जेड। अब जो मिस्टर जेड है, ध्यान देना, ए ने अभी कन्फेशन नहीं करा, ए ने अभी कन्फेशन नहीं करा। जब मिस्टर जेड अपॉइंट हो गए या उनका ट्रांसफर होके वो मिस्टर एक्स की जगह पे आ गए, मिस्टर जेड, देन ए ने क्या करा? कन्फेशन करा। क्या ये कन्फेशन इरेलीवेंट माना जाएगा? नहीं। ये क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। सर आपने कहा था अगर प्रॉमिस करा गया हो पर्सन इन अथॉरिटी ने, तो वो कन्फेशन तो हमारा इरेलीवेंट माना जाता है एज पर सेक्शन 24। अब यहाँ आप ऐसे कन्फेशन को रेलिवेंट क्यों कह रहे हैं? देखिए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस was still there upon the mind of the accused। यानी कि जिस टाइम इंड्यूसमेंट करा है, अपने थ्रेट दिया है, प्रॉमिस करा है, उसी टाइम वो व्यक्ति क्या करे? कन्फेशन करे। यानी कि एक पर्सन है ए, ए ने कन्फेशन करा, उस टाइम जिस टाइम ए कन्फेस कर रहा है, उसके माइंड में इफेक्ट होना चाहिए किसका? इंड्यूसमेंट का, थ्रेट का, प्रॉमिस का। However, if it can be proved that by the time the accused made the confession, the effect of threat, inducement or promise, either due to passage of time or otherwise being lost, means ए ने कन्फेशन जिस दिन करा, उस दिन इफेक्ट होना चाहिए उस पर थ्रेट का, इंड्यूसमेंट का और प्रॉमिस का। अगर ये देखा जाएगा, अगर ये प्रूव्ड हो जाता है, जो इफेक्ट है थ्रेट का, इंड्यूसमेंट का, प्रॉमिस का, जिस टाइम ए ने कन्फेस करा, वो लॉस्ट हो चुका है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम की वजह से, या अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लॉस्ट हो गया इफेक्ट, तो वो कन्फेशन बिल्कुल सही रेलिवेंट माना जाएगा। इसका मैं और अच्छे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति है ए, बी ने क्या करा? ए को क्या करा? थ्रेट दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने कन्फेशन नहीं करा। इस दिन दिया 1 जनवरी 2000 में। क्लियर? जो ए भाई साहब हैं, उन्होंने कन्फेशन कब करा? 1 जनवरी 2010 में। तो यहाँ पैसेज ऑफ टाइम से क्या पता चल रहा है? जो इफेक्ट है थ्रेट का, वो ए के माइंड में नहीं है। इफेक्ट नहीं है थ्रेट का ए के माइंड में। जो थ्रेट किसके द्वारा दिया गया था? बी के द्वारा दिया गया था ए को। क्लियर? तो जो कन्फेशन करा है, इन्होंने अपनी इच्छा से करा है, वॉलंटरली करा है, इसी थ्रेट में नहीं करा। तो यहाँ पे सेक्शन 24 का बेनिफिट ए को नहीं मिलेगा। देन द सेड कन्फेशन विल नॉट हिट बाय द सेक्शन 24। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है ए, ए का केस किस में है? मतलब यानी कि उसमें मान लीजिए क्रिमिनल कोर्ट है, और इस क्रिमिनल कोर्ट के जो जज साहब हैं, उनका नाम क्या है? मिस्टर एक्स। तो यानी कि इन द सिंपल वर्ड्स, जो ए है और पर्सन इन अथॉरिटी में कौन हो गए? मिस्टर एक्स, यानी कि जज साहब मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या करा? ए को प्रॉमिस करा। क्या प्रॉमिस करा? आप कन्फेशन कर दो, मैं आपकी जो पनिशमेंट है वो कम से कम दिलवाऊंगा। क्लियर? या आपके प्रोसीडिंग्स में हेल्प करूंगा। मिस्टर एक्स की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर उस डेथ से पहले कन्फेशन होता है, तो वो सेक्शन 24 में आएगा, वो इरेलीवेंट होगा। मगर आफ्टर डेथ अगर ए भाई साहब जी क्या करते हैं? कन्फेशन करते हैं, तो वो होगा रेलिवेंट। क्यों रेलिवेंट होगा? क्योंकि इफेक्ट, किसका इफेक्ट? प्रॉमिस का इफेक्ट किसने कहा था? मिस्टर एक्स ने कहा था मैं हेल्प करूंगा, और अब मिस्टर एक्स की जगह कौन आ गए? मिस्टर वाई। क्लियर? मिस्टर वाई क्या हो गए? अपॉइंट हो गए जज। क्लियर? या उनका ट्रांसफर होके मिस्टर एक्स की जगह पे मिस्टर वाई आ गए। तो अब जो कन्फेशन कर रहे हैं ए भाई साहब, वो रेलिवेंट माना जाएगा। क्यों? इफेक्ट देखा जाएगा किसका? प्रॉमिस का। उनके माइंड में था नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक मिस्टर एक्स हैं तब तक वो मेरी प्रोसीडिंग्स में हेल्प करते हैं। अगर वो मरी गए, उनकी डेथ हो गई, तो वो हेल्प कर सकते हैं? आंसर इज नो, वो हेल्प नहीं कर सकते। तो ये कन्फेशन रेलिवेंट होगा। ये कन्फेशन हमारा हिट नहीं करा जाएगा किससे?
सेक्शन 24 से अगर ए आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर एक्स क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों मैं ट्राई करता हूँ मैं एग्जाम्पल दे दे के 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करके, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है, एक बार नहीं बच्चों 10 बार बताओ मुझे, कमेंट्स में भर दो कि सर हमें समझ नहीं आया, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तब भी नहीं मिल रहा सॉल्यूशन, इंस्टाग्राम पे डीएम करो। इंस्टाग्राम का लिंक, अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में shubhamdobal.22 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां मुझे मैसेज करो, ऑडियो कॉल पे बात करो, सर आप ये कंसेप्ट बता दो, मुझे तो ये पॉइंट पे कंफ्यूजन हो रहा है। अपनी प्रॉब्लम जब तक मुझसे डिस्कस नहीं करोगे, मुझे नहीं पता चलेगा किस पॉइंट पे, किस जगह पे आपको कंफ्यूजन है। अगर आप कह देंगे पूरा टॉपिक, तो पूरे टॉपिक में तो ऐसा नहीं होगा कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को ऑडियो कॉल पे बात करो कि सर इस पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, ये चीज हमें समझ नहीं आ रही। जब तक आप मुझे अपना रिव्यू नहीं देंगे कि सर आपकी वीडियो अच्छी है, या आपकी वीडियो में वॉइस में दिक्कत है, या आपके वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, लो कक्षा की ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे तो बताइए कि सर हमें टॉपिक ये समझ नहीं आ रहा, ये इस तरीके से कुछ समझाइए, या हमें तब भी समझ नहीं आ रहा, मैं न्यू ट्रिक्स अप्लाई करूंगा और न्यू मेथड से ट्राई करूंगा और डेली लाइफ के एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो प्लीज आपके रिव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है मेरी लाइफ में, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। कम टू द टॉपिक, ट्रायल कोर्ट विच विल डिसाइड whether the confession was made under the influence of threat, inducement और promise। ट्रायल कोर्ट टीसी क्या डिसाइड करेगी कि एक ए पर्सन ने क्या करा है, कन्फेशन करा है, तो वो इन्फ्लुएंस, किसके इन्फ्लुएंस में, थ्रेट के इन्फ्लुएंस में करा है या नहीं करा, इंड्यूसमेंट के इन्फ्लुएंस में करा है नहीं करा, प्रॉमिस में करा है नहीं करा। क्लियर? तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा? ट्रायल कोर्ट। सेक्शन 164 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 4 puts a duty upon the judicial magistrate to examine whether the accused gave making the confession voluntarily, and also warn the accused is not bound to make the confession, but if he make the confession then it may be used evidence against him। सेक्शन 164 का क्लॉज 2 और क्लॉज किस बारे में बात करता है? सबसे पहली बात, ये सेक्शन 164 है किसका, मींस किस एक्ट का है? तो ये किसका है? सीआरपीसी का। सीआरपीसी का 100 सेक्शन 164 164 किस बारे में बात करता है? क्लॉज 2 और क्लॉज 4। वो ड्यूटी डालता है, किसके ऊपर ड्यूटी डालता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर। किस चीज की ड्यूटी है? एग्जामिन करने की, कि जो अक्यूज क्या दे रहा है, कन्फेशन दे रहा है, वो वॉलंटरली दे रहा है या नहीं दे रहा। ये किसकी ड्यूटी है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। कि वो अक्यूज से पूछेंगे कि आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं, वॉलंटरली दे रहे हैं, वो उन्हें क्या करेंगे? वॉर्न करेंगे अक्यूज को। जज साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? वॉर्न करेंगे अक्यूज को कि आप बाउंड नहीं है कन्फेशन देने के लिए। भाई आप कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, और अगर आप कन्फेशन तब भी देते हैं तो ये आपके अगेंस्ट में एज एविडेंस यूज करा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 164 क्या करता है सीआरपीसी का? ड्यूटी यानी कि ऑब्लिगेशन डालता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर एग्जामिन करने की कि जो कन्फेशन है वो वॉलंटरली है या नहीं अक्यूज का। और ये भी ड्यूटी डालता है कि आप क्या करेंगे? अक्यूज को वॉर्न करेंगे किस चीज के लिए? कि जो आपने कन्फेशन करा आप उसके लिए बाउंड नहीं है, अगर आप तब भी करते हैं तो ये आपके लिए अगेंस्ट में एविडेंस यूज करा जा सकता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 24 अब एक बार बेयर एक्ट से देख लेते हैं, क्या कहती है बेयर एक्ट की लैंग्वेज। कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कन्फेशन करा जा रहा है अक्यूज्ड के द्वारा, किसमें? कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। उससे कोई प्रॉमिस करा गया, इंड्यूस करा गया है अक्यूज को, या थ्रेट करा गया कि आप कन्फेशन करिए, तो वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कन्फेशन क्या हो जाएगा? एज पर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इररिलेवेंट। क्लियर? तो अब अंदर की लैंग्वेज देख लेते हैं। अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट in criminal proceedings if the making of a confession appears the court to have been caused by an inducement, threat, promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority, and sufficient in the opinion of the court to give the accused grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage, avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। तो क्या कहती है हमारी सेक्शन 24 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज? जैसा अभी तक हमने पढ़ा था वही चीज कही गई है। कोई भी कन्फेशन हो जो अक्यूज पर्सन ने करा हो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, वो क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। अब यहाँ से क्रिमिनल प्रोसीडिंग से एक और चीज समझ आती है। अगर हम बात करते हैं एडमिशन, एडमिशन सिविल केसेस में भी होता है।
और हमारा जो अगर बात करते हैं कन्फेशन, तो किसमें होता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होता है। क्लियर? इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट हैव बीन कॉज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, मींस कि जो हमारा कन्फेशन करा गया, अक्यूज पर्सन ने जो कन्फेशन करा है, वो कैसे करा है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से करा है। ऑब्टेन या कॉज बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो जहां कोर्ट को ऐसा लगता है, और जो प्रॉमिस, थ्रेट ये दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? पर्सन इन अथॉरिटी। पर्सन इन अथॉरिटी कौन थे? पुलिस ऑफिसर, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अदर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स, स्पाउसेस, लाइक दैट। क्लियर? तो उन्होंने क्या करा है? उन्हें प्रॉमिस कर दिया पर्सन को, अक्यूज ने कन्फेशन करा, तो वो कन्फेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या मान लिया जाएगा? इररेलेवेंट मान लिया जाएगा। क्लियर? और जिससे एक पर्सन को, उस अक्यूज को क्या लग रहा है? मींस उसे ऐसा लग रहा है जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स है उसमें उसे कोई एडवांटेज मिल रहा है, कुछ अवॉइडेंस मिल रही है, कोई भी टेम्पोरल नेचर की। क्लियर? तो वहां पे क्या कर सकता है वो पर्सन? अगर कन्फेशन करता है तो अंडर सेक्शन 24 इररेलेवेंट हो जाता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 25। सेक्शन 25, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 25 क्या कहता है? हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1872 के 25 कहता है जो कन्फेशन कर रहे हो आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को, वो एडमिसेबल नहीं है। कई टीचर्स, कई स्टूडेंट, कई यूट्यूबर्स एक चीज समझते हैं और वो चीज गलत है। क्या? कि जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को करा गया है वो इररेलेवेंट है। नहीं, वो रेलिवेंट है, बट वो एडमिसेबल नहीं है। देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर को करावा हमारा कन्फेशन भी क्या होता है? इररेलेवेंट होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस सिचुएशन में जो आप कन्फेशन कर रहे हैं, यानी कि अक्यूज कोई कन्फेशन करा पुलिस ऑफिसर को, कब वो रेलिवेंट है, कब वो क्या है? इररेलेवेंट है। जनरली देखा जाए तो जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को करा जाता है वो रेलिवेंट होता है, बट इनएडमिसेबल होता है, एडमिट नहीं करा जाता। क्लियर? नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। इसमें क्या कहा गया है? कोई भी कन्फेशन करा गया है पुलिस ऑफिसर को, वो उस पर्सन के अगेंस्ट में नहीं माना जाएगा। जैसे कोई भी ऑफेंस आपने करा, क्लियर, और आपने पुलिस ऑफिसर को कहा कि हाँ मैंने ये ऑफेंस मैंने ही कमिट करा है, तो वो आपका कन्फेशन नहीं माना जाएगा, एडमिसेबल नहीं होगा। कब होगा? जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आप उस चीज को क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो। एग्जाम्पल से थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू हो जाएगा। एक ए है, ए ने क्या करा? बी को जान से मार दिया। क्लियर? गया पुलिस ऑफिसर के सामने कह दिया हाँ भाई मैंने ही बी की जान लिया, मैंने ही बी का क्या करा है? बिल्कुल सही, मर्डर किया है। क्या ये जो कन्फेशन है पुलिस ऑफिसर को जो आपने करा, पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर को, ये एडमिसिबल है? आंसर इज नो। कब तक? जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या ना हो? एक्सेप्टेंस ना हो। मीन्स ये जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, ये इनसे पूछा जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे यस आप कन्फेशन कर रहे हैं, वो कहेंगे यस, क्लियर, मैंने ही बी का क्या करा? मर्डर करा। तब ये क्या होगा? बिल्कुल सही, एडमिसिबल होगा। क्लियर? द क्वेश्चन इज अराइजेस हु इज पुलिस ऑफिसर फॉर सेक्शन 25। सेक्शन 25 के लिए पुलिस ऑफिसर कौन है? पावर टू मेक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जिस पर्सन के पास इन्वेस्टिगेशन पावर है वो क्या है? पुलिस ऑफिसर है। पावर टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट द क्रिमिनल एंड हैव हिम प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जिसपे क्या है? प्रोसिक्यूट करने की पावर है, रिपोर्ट करने की पावर है, फाइल चार्जशीट बनाने की पावर है, पावर टू फाइल चार्जशीट। तो वो पर्सन क्या है? सेक्शन 25 के लिए पुलिस ऑफिसर है। क्लियर? फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 25, confession made to police officer is relevant but inadmissible। सेक्शन 25 में जो कन्फेशन करा जा रहा है पुलिस ऑफिसर को, वो कन्फेशन क्या है? रेलिवेंट है। हम मानते हैं इनएडमिसिबल है, यानी कि एडमिसिबल नहीं है, बट वो रेलिवेंट है। कब तक रेलिवेंट है? अंटिल इट फॉल्स अंडर सेक्शन 24, यानी कि अगर सेक्शन 24 की कंडीशन लगती है, कौन सी? बिल्कुल सही, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वाली, तब वो क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। अदरवाइज कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर क्या होता है? रेलिवेंट होता है। बच्चों, कई टीचर्स को, कई स्टूडेंट्स को, कई यूट्यूबर्स मिसगाइड करते हैं, स्पेशली बता रहा हूं। रेलिवेंट रेलिवेंट होता है आपका कन्फेशन जो अंडर सेक्शन 25 करा जाता है। कब तक रेलिवेंट होता है? अंटिल इट फॉल्स अंडर सेक्शन 24। क्लियर बच्चों? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ अ कन्फेशन फॉलिंग अंडर सेक्शन 25 एंड 26। अब 25 में क्या था? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। 26 किस बारे में बात करता है? कन्फेशन टू एनी पर्सन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। क्लियर? इसे आगे आगे समझाऊंगा मैं आपको, 26 जब आएगा 26 बताऊंगा। तो अगर कोई भी कन्फेशन इन दोनों सेक्शन में फॉल करता है और वो
सेक्शन 24 में भी फॉल करता है कन्फेशन, तब वो क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट माना जाएगा और इनएडमिसिबल माना जाएगा। बट केवल 25 या 26 में करता है फॉल, तो वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। बट बिल्कुल सही, इनएडमिसिबल, वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा बट रेलिवेंट होगा। बट वही कन्फेशन अगर सेक्शन 24 में फॉल करता है, यानी कि सेक्शन 24 की कंडीशन को फुलफिल करता है, देन वो क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट। क्लियर बच्चों? मैं मानता हूँ थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है कन्फेशन, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो हाई लेवल का है। अगर कभी डाउट आए, किसी भी जगह पॉइंट में नहीं समझ आ रहा, सर रेलिवेंट, इनएडमिसिबल, एडमिसिबल नहीं समझ आ रहा, तो विदाउट हेजिटेट मुझे पूछना, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो आप सब। क्लियर? कम टू द केस लॉ। अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, कन्फेशन मेड टू सुप्रिटेंडेंट ऑफ एक्साइज अंडर बिहार एंड उड़ीसा एक्साइज एक्ट was held inadmissible। क्लियर? कन्फेशन सुप्रिटेंडेंट को किस में, अंडर द बिहार एंड उड़ीसा एक्साइज एक्ट में क्या माना गया था, इनएडमिसिबल माना गया था। बटुक ज्योति सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1966 एंड राजकुमार करमल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों केसेस में क्या हेल्ड हुआ था, इन बोथ दीज केसेस इट वाज हेल्ड दैट अ पर्सन विल पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25 कौन माना जाएगा, ओनली इफ, यानी कि जैसा भी हमने देखा नहीं था सेक्शन 25 के लिए पीओ यानी कि पुलिस ऑफिसर हम किसे मानेंगे, इफ अगर उस पर्सन के पास क्या है, ही हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि उस पर्सन के पास क्या इन्वेस्टिगेशन पावर है, एंड टू फाइल द चार्जशीट, वो क्या कर सकता है, चार्जशीट फाइल कर सकता है। दस होम गार्ड ऑफिसर हु डज नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट, जैसे होम गार्ड ऑफिसर हो गया, उसके पास क्या नहीं होती, पावर नहीं होती, किसकी, इन्वेस्टिगेशन पावर नहीं होती। टू फाइल चार्जशीट, वो चार्जेस फाइल नहीं कर सकता, कौन, होम गार्ड ऑफिसर। विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ पुलिस ऑफिसर, उसे पुलिस ऑफिसर कंसिडर नहीं करा जाएगा, इसके लिए सेक्शन 25 के लिए। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? यानी कि अगर हम सेक्शन 25 के बारे में बात करते हैं तो पुलिस ऑफिसर कौन होगा, जिसके पास क्या इन्वेस्टिगेशन पावर है, जो चार्जशीट फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं होमगार्ड ऑफिसर, जिसके पास पावर नहीं होती किसकी, इन्वेस्टिगेशन की, ना ही वो चार्जशीट फाइल कर सकता, तो वो सेक्शन 25 के लिए क्या नहीं माना जाएगा, पुलिस ऑफिसर नहीं माना जाएगा। क्लियर? जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। अगर कोई पॉइंट में दिक्कत आती है ना, तो एक बार पहले दोबारा वीडियो देखना, तब आपको क्लियर होता है तो सही बात है, अगर नहीं होता तो मेरे पे आप डीएम कर सकते हैं। Come to the next slide. Only confession statement is excluded. Non-confessional statement is admissible under section 25 of the act. Means ये मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने कोई भी स्टेटमेंट कही, तो उसके दो पार्ट्स मान लो, कौन कौन से, सी एस कन्फेशनल स्टेटमेंट, एन सी एस नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। अब ए ने क्या करा, पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दी, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो सेक्शन 25 क्या कहता है कि कोई भी कन्फेशन अगर आप देते हो पुलिस ऑफिसर को, वो क्या इनएडमिसिबल है। बट अगर उसमें क्या है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, यानी कि उस स्टेटमेंट में ऐसा नॉन कन्फेशनल वाला कोई पार्ट है, तो वो पार्ट क्या माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा। किस सेक्शन में ही, सेक्शन 25 में ही। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ आ रहा, केस लो समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, पहले हम केस का नाम देख लेते हैं। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर अग्नू नगेशिया क्या थे, अक्यूज था, अपीलेंट था। अपीलेंट क्या बोला गया, क्योंकि इस पर्सन ने, अक्यूज ने क्या डाली थी, अपील डाली थी। क्लियर? इसने किसका मर्डर करा था, अपनी आंट का। आंट का नाम क्या था, मिसेस रटनी। डॉटर कौन थी, ये डॉटर किसकी बात हो रही है, आंट की डॉटर मिस चामिंग, और उनके सन इन लॉ का नाम, यानी कि दामाद का नाम क्या था, सोमरा। और इन दोनों की डॉटर और दामाद के जो सन था उसका नाम क्या था, दिल्ली। क्लियर? अपीलेंट हिमसेल्फ वेंट टू द पुलिस स्टेशन। अपीलेंट कौन हो गया, अग्नू नगेशिया। कहाँ गया, पुलिस स्टेशन पे, एंड लॉज्ड एफआईआर। एफआईआर इंक्लूडेड ऑल द कन्फेशंस ऑफ द अपीलेंट्स दैट हाउ ही मर्डर्ड देम, यानी कि ही किसके लिए यूज हुआ है,
अग्नू नगेसिया ने कैसे मर्डर करा, क्लियर, वेयर ही हाइड देयर बॉडीज एंड विद विच वेपन ही मर्डर्ड देम। यानी कि अग्नू नगेसिया ने क्या करा, इन सब का, आंट का, डॉटर का, दामाद का और उस बच्चे का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। उसके बाद खुद ही कहा गया, पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर लॉन्च करवाई, उसमें सारे के सारे कन्फेशंस कर दिया। अपीलेंट कौन है माँ, बिल्कुल से अग्नू नगेशिया। उसने क्या करा, सारा कन्फेशन कर दिया, उसने किस तरीके से मर्डर करा, कहाँ पे डेड बॉडीज हैं, कहाँ पे वेपन्स हैं जिनसे उसने मर्डर करा, ये सब चीज़ बता दी पुलिस स्टेशन में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The trial court under section 302 of the Indian Penal Code, the appellant based on his confessional statement। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दिया, पर्सन को कन्विक्ट कर दिया, इसमें अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, किस बेसिस पे, कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे। हाई कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड द कन्विक्शन। हाई कोर्ट ने भी क्या करा, अपहेल्ड कर दिया कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया था। बाय स्पेशल लीव ही अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। जो पर्सन था अग्नू नगेसिया, उसने क्या करी, स्पेशल लीव अपील करी, यानी कि स्पेशल लीव से वो सीधे उसने अपील कहाँ करी, सुप्रीम कोर्ट में। इस आर्टिकल में गिवन है, यानी कि 136 की एप्लीकेशन लगाई, सीधा उसने कहाँ करी अपील, सुप्रीम कोर्ट में। किसने, अग्नू नगेसिया ने। क्लियर। अब सर आपने ये चीज तो बता दी कि जो अग्नू नगेसिया था, यानी कि जो अपीलियंट था, या आप क्या कर लीजिए, सिंपल सा बोल लीजिए, जो अक्यूज था अग्नू नगेशिया, एन मान लो। क्लियर। उसने अपनी आंट का, उनकी डॉटर का, अपनी इनके दामाद का, आंट के दामाद का, यानी कि उस डॉटर के हस्बैंड का, और इसका उनके बच्चे का, सन का। सन का नेम क्या था, याद रखना, दिलू। क्लियर। अगर हम बात करते हैं सन इन लॉ का नाम क्या था, सोमरा। और अगर हम बात करते हैं किसका, आंट का नाम क्या था, रत्नी। एंड उनकी डॉटर का नाम क्या था, बिल्कुल सही बताइए, चामिन। क्लियर। इन सब का क्या करा था, इन चारों का क्या करा था, अग्नू नगेसिया ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। क्या स्टोरी थी, उस स्टोरी को देखते हैं। On 11 August 1963, between 7 a.m. and 8 a.m., the appellant murdered Somra in the forest known as Dungisharan Hills। 11 अगस्त 1963 की बात है, सुबह की 7 से 8 बजे की बात है। जो अपीलेंट था उसने किसका खून कर दिया था, सोमरा का खून कर दिया था। सोमरा कौन था, सन इन लॉ, किसका, आंट का। क्लियर। आंट का नाम क्या था, बिल्कुल सही। क्लियर। सोमरा का क्या कर दिया था, खून कर दिया था, किसने, अपीलियंट ने। अपीलियंट कौन है, अग्नू नगेसिया। क्लियर। फॉरेस्ट में। एंड लेटर उन्होंने क्या करा, चामिन का भी क्या कर दिया, अग्नू नगेसिया ने मर्डर कर दिया। क्लियर। कहाँ करा था, इन केसरी गरगा फील्ड्स। देन अपनी आंट का और चामिन एंड सोमरा का जो सन था दिल्लू, उसका भी मर्डर कर दिया था। कहाँ पे, द हाउस ऑफ रटनी एट विलेज जमतोली। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस वाज लॉन्च्ड बाय द अपीलेंट हिमसेल्फ। यानी कि खुद ही एफआईआर लॉन्च करवा दी एट पुलिस स्टेशन पलकोट ऑन 11 अगस्त 1963 एट 3 PM। अग्नू नगेसिया ने सुबह 7 से 8 बजे के दौरान सबसे पहले किसे मारा, सोमरा को मारा, देन चामिन को मारा, देन रत्नी, देन दिलू। सुबह से मारना शुरू करा 7 बजे से और 8 बजे के दौरान से, और सबको मार चुका था। और 3 बजे खुद ही पुलिस स्टेशन जाके पलकोट में क्या करा, एफआईआर लॉन्च करवा दी खुद ही। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रीज एज फॉलोज। किस तरीके से उसने एफआईआर लॉन्च करवाई थी उसे देख लेते हैं। माय नेम अग्नू नगेसिया, यहाँ डबल ओ लिख लीजिए। क्लियर। मेरा नाम क्या है, अग्नू नगेसिया है। मेरे पिता का नाम क्या है, लोदी नगेसिया। क्लियर। मैं रेजिडेंट हूँ, यानी कि मैं निवासी हूँ, कहाँ का, लोथवा तुला जमतोली, थाना पलकोट, डिस्ट्रिक्ट रांची। यानी कि अपना उसने एड्रेस बताया। क्लियर। टुडे संडे, आज संडे है। एट अबाउट 3 PM आई हैव कमिंग टू द पुलिस स्टेशन मेक स्टेटमेंट बिफोर द SI ऑफ पुलिस दैट ऑन द अकाउंट माई बरीमा। अब बरीमा कौन थी, आंट। क्लियर। मिसेस रत्नी। क्लियर। हैविंग गिवन अवे हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर एंड इन सन इन लॉ। देखिए जो इशू था ना, वो प्रॉपर्टी का इशू था। जो इनकी आंट थी, किसकी, अग्नू नगेसिया की, उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी और सन इन लॉ को क्या कर दी, अपनी सारी जायदाद संपत्ति दे दी। क्लियर। उनके नाम कर दी। माई बरीमा हैज नो सन, यानी कि जो उनकी आंट थी, बरीमा थी, उनका कोई भी सन नहीं था। मिसेस रत्नी का कोई भी सन नहीं था। शी इज विडो, वो विधवा थी। एंड हेंस ऑन हर डेथ
वी शैल बी द ओनर्स ऑफ आवर लैंड। तो प्रॉपर्टी उनकी मृत्यु के बाद यानी कि बड़ी माँ के मरने के बाद किसकी प्रॉपर्टी होती? अग्नु नगेशा की। क्लियर? एंड प्रॉपर्टी एंड द डॉटर एंड द सन इन लॉ ऑफ बरीमा शैल हैव नो राइट टू देम। यानी कि जो डॉटर हैं और सन इन लॉ हैं बड़ी माँ की प्रॉपर्टी में, उनका कोई भी राइट नहीं था। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टुडे इन द मॉर्निंग एट अबाउट 7-8 AM यानी 7-8 बजे के दौरान, जब आई हैड वन विद अ तांगी टू कट शर्प्स फॉर फैंसिंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तांगी कैसी होती है? घास काटने के लिए एक ऐसी आरी सी टाइप नहीं होती, इस तरह की आरी पैनी सी, उसे क्या कहते हैं? तांगी कहते हैं। तो जब सुबह 7 से 8 बजे के दौरान मैं तांगी लेके कहाँ के लिए शर्प्स को कट करने के लिए निकल रहा था, तब मैंने देखा आई फाउंड सोमरा सिटिंग अलोन। ये जो सोमरा है यानी कि जो दामाद है, वो क्या है? अकेले में बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? देयर वाज ग्रेजिंग कैटल देयर, वो अपनी भेड़ बकरी चरा रहा है। तो इन्होंने क्या करा? सबसे पहले अग्नु नगेशा यानी कि अपीलेंट ने क्या करा? सबसे पहले सोमरा को मारा। क्लियर? देयर आफ्टर आई केम टू केसरी गरू फील्ड्स। तो यानी कि यहाँ पे कौन? जो अग्नु नगेश है, वो क्या कर रहा है? अपने बारे में बता रहा है कि मैंने किस किस तरीके से मर्डर करा है, किस किस तरीके से वेपन रखे हैं, किस किस तरीके से डेड बॉडीज को छुपाया। ठीक? तो उन्होंने किस तरीके से बताया था अग्नु नगेश ने, वही हम चीज डिस्कस करें। देयर आफ्टर आई केम मीन्स अग्नु नगेश केम टू द केसरी गरू फील्ड्स वेयर सोमराज वाइफ यानी कि डॉटर, इसकी डॉटर, आंट की डॉटर को देखा उसने, वॉज वेडिंग आउट ग्रास इन द फील्ड्स। उसका भी क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। आई स्ट्रक हर ऑल्सो ऑल ऑन सडन ऑन द हेड विद द सेट टांगी। जो इसने टांगी का डिस्कशन ऊपर करा है, उसने कहा कि फिर मैंने उससे मारा उसके सर पे। शी ड्रॉप डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाइड देन एंड देयर। तुरंत ही वो क्या गिर गई? उसके सर पे जाके आरी मारी, वो तुरंत गिर गई। शी ड्रॉप्ड डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पे गिर गई। डाइड देन एंड देयर, और उसी वक्त क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई। देयर आफ्टर आई कवर्ड हर बॉडी विद गोंगू। अभी आई किसके लिए यूज हुआ है? क्लियर? क्योंकि बॉडी, डेड बॉडी को किससे कवर करा था? गोंगू से कवर करा था। गोंगू का मतलब क्या होता है? पालक के छत्ता। सो दैट पीपल माइट नॉट सीन देयर, यानी कि जो चामिन है, यानी कि जो डॉटर है सोमराज की, जो वाइफ है, आंट की जो डॉटर है, उसकी डेड बॉडी को कोई देख ना सके, तो उनको किससे कवर कर दिया? पाले के छत्ते से। क्लियर? देयर आफ्टर आई आर्म्ड विद दैट टांगी। जिस टांगी से क्या करा था? मर्डर करा था। किसका? तो उसी टांगी के साथ वो कहाँ निकल गया? वेंट टू द हाउस ऑफ माई बरीमा टू किल हर। बड़ी माँ को मारने के लिए। तो रीजन क्या है? पहले वो दामाद मारा, फिर बेटी मारी, फिर बड़ी माँ को मारने के लिए निकल गया घर से उस टांगी को लेके। क्यों बड़ी माँ के घर की तरफ क्यों निकला था उन्हें मारने के लिए? क्योंकि रीजन क्या था? बड़ी माँ थी, तो उन्होंने क्या करा था? जो अपनी प्रॉपर्टी अपने दामाद और अपनी बेटी के नाम कर दी थी। क्लियर? जो उनकी प्रॉपर्टी थी अपनी डॉटर एंड सन इन लॉ के नाम कर दी थी। तो इशू क्या था? जो अग्नु नगेशा था वो चाहता था प्रॉपर्टी क्या हो जाए? उसकी हो जाए, वो ओनर बन जाए। क्यों? बड़ी माँ विडो थी और ना ही इनका कोई भी सन भी नहीं था, तो प्रॉपर्टी किसकी होती? मेरी होती। बट इन्होंने क्या करा? डॉटर एंड सन इन लॉ के नाम कर दी। तो इसी चिड़ में, इसी वजह से इसने क्या करा? पहले सोमरा को मारा, देन उनकी वाइफ को मारा, सोमराज वाइफ चामिन को, देन बड़ी माँ को मारने को निकल गया। क्लियर? रीचिंग देयर ऑल ऑन अ सडन आई बिगन टू स्ट्राइक हर ऑन द हेड विद तांगी। उस तांगी से क्या? बड़ी माँ के सर पे मारा। उसी तांगी से जो मैं तांगी बता रहा था इतनी देर से। ठीक है? तांगी से बड़ी माँ के सर पे मारा। शी ड्रॉप्ड डाउन, वो तुरंत वहीं जमीन पे गिर गई और वो इमीडिएटली देन एंड देयर मर गई। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Near her was Somra's son, aged about 3-4 years. I also struck him with the tangi. He also fell down and died. यानी कि जब उसने क्या करा? बड़ी माँ को मारा, उन्हीं के पास में यानी कि उसी घर में बड़ी माँ के आसपास कौन था? सोमराज सन। सोमराज सन का नाम क्या था? दिलू। क्लियर? खेल रहा होगा, 3 से 4 साल का बच्चा है। ठीक है? तो उसे भी उसने क्या करा? तांगी से मार दिया और वो भी मर गया। क्लियर? आई फिनिश द लाइन। इसने अपनी जो स्टेटमेंट बता रहा है, कन्फेशन कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है? आई फिनिश द लाइन ऑफ माई बड़ी माँ। मैंने बड़ी माँ के पूरी जो लाइन थी, बेटी, दामाद, उन्हें और उनके यहाँ तक कि छोटे एक बच्चे को भी जान से मार दिया। दैट नो वन कुड टेक शेयर इन हर प्रॉपर्टीज, की कोई भी उनकी प्रॉपर्टीज नहीं ले सकता। आई हाइड, अब यहाँ इस चीज को मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। आई हाइड द तांगी इन झाड़ी ऑफ माई बरीमास हाउस। अगेन पढ़ूंगा। आई हाइड द तांगी इन द झाड़ी ऑफ माई बरीमास हाउस। अब ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ये क्या है? अभी तक तो उसने सारा अपना गिल्ट बताया। क्लियर? बट अब ये देखना, ये जो ये स्टेटमेंट कही गई है, ये कन्फेशन किस तरीके का? अरे ये कौन सी स्टेटमेंट है?
NCS अभी ऊपर पढ़ा था, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। ये क्या है? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। अब याद रखना, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और डिस्कवरी स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। क्या होता है, हिंट दे रहा हूँ। जब किसी पर्सन ने बताया कि मर्डर वेपन कहाँ है, उसे हमने क्या कह दिया, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। जब वो मर्डर वेपन रिकवर्ड हो जाता है, यानी कि वो तांगी मिल गई, जहां बताई थी किसने, अक्यूज ने, वो मिल गई, तो वो क्या बन जाती है, डिस्कवरी स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि अक्यूज को लेके जाते हैं, आपने कहाँ हाइड करी थी, वो पिन पॉइंट करता है, तो वो मर्डर वेपन मिल जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, तब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल सही, डिस्कवरी स्टेटमेंट पे। अब बात करते हैं लीगल इशू की। देखिए, मैंने आपको ये पूरी समरी, ये सारी चीज़ ओरली नहीं, रिटर्न में भी आपको नोट्स दिए। क्यों? जिससे आप समझ पाए, अच्छे मार्क्स अटेन कर पाए अपने एग्जाम्स में। क्योंकि कई यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सिंपल पढ़ा दिया, केस के अंदर का बता दिया, दैट्स इट। बट स्टूडेंट आल्सो वांट्स कंटेंट। कंटेंट कहाँ से लोगे? समझ रहे हैं, समझ आ गया, बट लिखें किस तरीके से? कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें लिखना नहीं आता। इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी तरीके से आंसर प्रिपेयर करके देता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। लीगल इशू क्या था? कैन द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड कौन है? बिल्कुल सही, कौन है बताओ? अग्नु नगेशिया। क्लियर? उन्हें कन्विक्ट कर दिया जाएगा इसके लिए, मर्डर के लिए। किस ग्राउंड्स पे? कि उसने सिर्फ केवल क्या दिया, कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो दिए, उसी के बिहाफ पे क्या कर दिया जाता है, कन्विक्शन दे दिया जाता है अक्यूज को। ये क्या था, इशू था इस केस में। क्लियर? लीगल इशू। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 25 protect only those parts of the statement which disclose the killing by the appellant, and section 25 of the Indian Evidence Act does not protect the rest of the statement। ये rest of the statement क्या है? rest of the statement को section 25 protect नहीं कर रहा। दोबारा ध्यान से देखिए, section 25 of the Indian Evidence Act does not protect the rest of the statement। कौन सी है rest of the statement? come to the back slides। यहाँ पे उसने बताया कि मैंने मर्डर कराया नहीं। ये स्टेटमेंट क्या बता रही है उसकी, कि उसने जो जो मर्डर वेपन है वो कहाँ छुपाया है। इसे सेक्शन 25 क्या नहीं करता, प्रोटेक्ट नहीं करता। डिसीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कन्फेशन गिवन इन द एफआईआर रिपोर्ट बाय द अक्यूज्ड टू अ पुलिस ऑफिसर इज बार्ड बाय सेक्शन 27। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा? जो भी कन्फेशन दी गई थी एफआईआर में, किसके द्वारा, अक्यूज के द्वारा पुलिस ऑफिसर को, वो बार्ड है किससे, सेक्शन 25 से। सेक्शन 25 क्या कहता है? और कोई भी अक्यूज है वो क्या करता है, कन्फेशन देता है किसे, पुलिस ऑफिसर को, तो उस पर क्या लग जाएगा, सेक्शन 25 का बार लग जाएगा, यानी कि वो क्या होगी, इनएडमिसिबल होगी। क्लियर? कैन नॉट बी admitted as evidence। Clear? Come to the next slide। Confession compromises several parts and may reveal not only the commission of crime but also incriminating factors like motive, preparation, opportunity, weapon use, intention, concealment of weapon, subsequent conduct of the accused। अगर हम बात करते हैं कन्फेशन की, तो कन्फेशन सिर्फ, अगर किसी पर्सन ने, अक्यूज ने कन्फेशन करा, तो उसने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैंने किस तरीके से क्राइम करा है, उसने सब चीज़ बताई होगी। मैंने किस वेपन से क्राइम करा, मेरी इंटेंशन क्या है, मेरे प्रिपरेशन क्या थी, मेरा मोटिव क्या है। कोर्ट ऑल्सो मेंशन 27 of the Indian Evidence Act, which talks about how much information received by accused may be proved। सेक्शन 27 भी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन किससे रिसीव हुई है, अक्यूज से, उसे किस जगह तक, यानी कि किस पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एडमिसेबल मान सकते हैं। क्लियर? अगर आपने पीछे देखा हो अभी कि मैंने आपको क्या बताया था, जो अक्यूज था उसने क्या करा था, पहले सोमरा का, फिर उनकी वाइफ का, देन बड़ी माँ का, देन उस सन का मर्डर करा। तो किस तरीके से करा, सब चीज़ बताई। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि जो वो तांगनी थी, यानी कि जो मर्डर वेपन था, वो कहाँ हाइड करा था, जो डेड बॉडीज थी वो कहाँ छुपाई थी। तो ये सब चीज़ जो बताई गई है किसके द्वारा, अक्यूज के द्वारा, वो हमारी क्या होती है, एडमिसिबल होती है। याद रखना, सेक्शन 25 का बार, सेक्शन 25 का होता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। कहाँ तक लगता है बार, कि आपने अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करा, उसे नहीं मानते, एडमिसिबल नहीं है। बट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो होती हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या होगी, कि मेरा मर्डर वेपन मैंने इस तरीके से यहाँ पे हाइड कर रखा है, इस पेड़ के नीचे, ये चीज़ है, तो वो चीज़ क्या है, एडमिसिबल है। क्लियर? आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिस्कवरी स्टेटमेंट। अब मैं डिस्क्लोजर और डिस्कवरी स्टेटमेंट में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ,
मैंने कहा कि जो मर्डर वेपन है, वेपन जो यूज करा मैंने मर्डर के लिए, वो इस पेड़ के नीचे मैंने गड्ढा खोदा है, यहाँ मैंने छुपा रखा है। क्लियर? ये हो गई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। मैंने बताया मर्डर वेपन कहाँ है। अब मैं गया पुलिस ऑफिसर के साथ और विटनेसेस के साथ उस जगह पे, मैंने पॉइंट पॉइंट करा, हाँ यही पेड़ है, इसके नीचे गड्ढा खोदो, यहाँ मैंने छुपा रखा है। ये क्या हो गया? डिस्कवरी स्टेटमेंट। कब? जब यहां से वो वेपन डिस्कवर हुआ। क्लियर? दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल एज डिस्कवरी स्टेटमेंट कैन बी एडमिसिबल। जो डिस्कवरी स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? एडमिसिबल होती है एविडेंस में। टेकन ओनली फ्रॉम कन्फेशनल स्टेटमेंट। जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट है उससे सिर्फ यही एक्सेप्शन माना गया है, जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया उसमें जो डिस्कवरी स्टेटमेंट वाला पार्ट है वो क्या? एडमिसिबल है। ये हमने कन्फेशन दी है पूरी की पूरी किसे? पुलिस ऑफिसर को। क्लियर? इसमें से जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है, यानी कि मैंने मर्डर वेपन कहाँ छुपाया, किस जगह से मैंने करा है, ये वाला क्या होगा? एडमिसिबल होगा। क्लियर? तो ये क्या माना जाएगा? एक्सेप्शन माना जाएगा। किसका? कन्फेशन स्टेटमेंट का। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 25 में, तो कन्फेशन स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को होती है वो क्या होती है? इनएडमिसिबल। बट डिस्कवरी स्टेटमेंट वाला पार्ट एडमिसिबल होता है। क्लियर? कोर्ट हेल्ड दैट accused cannot be convicted based on confessional statement given before the police। कोर्ट ने क्या कहा कि accused को कन्विक्ट नहीं माना करा जाएगा, कैन नॉट बी कन्विक्टेड बेस्ड ऑन अ कन्फेशनल स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस। कि एक पर्सन है ए, अक्यूज्ड है, उसने पुलिस ऑफिसर के सामने सारी कन्फेशनल स्टेटमेंट कर ली, केवल इसी रीजन की वजह से इसे क्या नहीं करा जाएगा? कन्विक्ट नहीं करा जाएगा। फिर कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। It cannot be admissible in evidence alone, as the only thing proved is that the accused knew where the dead bodies and the weapons were. Thus, he may be innocent or guilty. देखिए, केवल हम यही नहीं कह सकते कि जो हमारा अक्यूज है उसे ये पता है कि मर्डर वेपन कहाँ है या उसे पता है डेड बॉडी कहाँ है, तो इसी से हम ये नहीं मान सकते कि उस पर्सन ने क्या करा है? मर्डर करा है या क्राइम कमिट करा है। ही मे बी इनोसेंट, वो इनोसेंट भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है? गिल्टी भी हो सकता है। द कन्फेशनल स्टेटमेंट देयरफॉर मस्ट बी कोरैबोरेटेड बाय द अदर रेलिवेंट एविडेंस। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, क्लियर, उसे किसकी नीड होती है? उसके किसके साथ? अगर हम कहते हैं कि ए ने क्या करा है? क्राइम कमिट करा है, उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए ने क्राइम कमिट करा है? जब कन्फेशनल स्टेटमेंट को किसका सपोर्ट मिलेगा? कोरॉबरेटिंग अदर रेलिवेंट एविडेंस। अदर रेलिवेंट एविडेंस मिलेंगे किसके अगेंस्ट में? ए के अगेंस्ट में। तो तब कोरैबोरेशन से क्या हो जाएगा? हम उस पर्सन को कह सकते हैं कि अक्यूज ने क्राइम कमिट करा है। क्लियर? कन्फेशन स्टेटमेंट मस्ट बी कोरॉबरेटेड बाय द अदर रेलिवेंट एविडेंस व्हेन टू व्यूज ऑफ द एविडेंस आर पॉसिबल। अगर हम देखते हैं एक सिचुएशन है, ए ने क्राइम कमिट करा है या नहीं करा, दो व्यूज निकल रहे हैं इस पे, तो हम कौन से व्यू को क्या करेंगे? ऑप्ट करेंगे। द टू व्यूज ऑफ द एविडेंस आर पॉसिबल, द व्यू दैट फेवर्स द अक्यूज शुड नॉट बी टेकन। यानी कि जो, ये मान लीजिए व्यू नंबर 1 एंड व्यू नंबर 2, अगर व्यू नंबर 1 क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, किसके फेवर में है? अक्यूज के फेवर में, तो उस व्यू को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Section number 26. Confession by the accused while in the custody of police not be proved against him. No confession made by any person whilst he is in the custody of the police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person. Person है A, A ने confession statement दिया, किसकी कस्टडी में? इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर का मीन्स क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो और जो कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहा है वो पुलिस ऑफिसर को दे रहा हो, किसी भी पर्सन को दे सकता है वो। अगर पुलिस कस्टडी के दौरान अक्यूज ने किसी भी अन्य व्यक्ति को क्या दी है? कन्फेशन स्टेटमेंट दी है, तो वो उसके अगेंस्ट में क्या नहीं मानी जाएगी? प्रूव नहीं मानी जाएगी, उसके अगेंस्ट में वो यूज नहीं करी जाएगी। एक्सेप्शन क्या है? अनलेस, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी दे दी,
यानी कि मजिस्ट्रेट साहब को भी दे दी, ठीक है, तो तब वो क्या मानी जाएगी, उसके अगेंस्ट में यूज करी जाएगी, तब वो प्रूव्ड मानी जाएगी, क्लियर, एडमिसिबल मानी जाएगी। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट does not include the head of the village discharging magistral function in the presidency of Fort St. George or elsewhere unless headman is a magistrate exercising the power of magistrate under the Code of Criminal Procedure 1882। तो एक्सप्लेनेशन बस इतना सा कह रहा है कि अगर आप मानते हैं कि हेडमैन को कंसीडर करना हमें एज अ मजिस्ट्रेट, तो जो हेडमैन होगा वो क्या एक्सरसाइज कर रहा होगा, पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा किसकी, मजिस्ट्रेट साहब की, किस हमारे किस कोड के अंदर, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम सभी ने अभी सेक्शन 26 देखा था, तो 26 में हमने क्या देखा, कोई भी अक्यूज क्या करता है, कन्फेशन स्टेटमेंट देता है, कन्फेस करता है किसी भी व्यक्ति को, किस टाइम पे, जब वो कस्टडी में होता है, किसके, पुलिस की कस्टडी में, तो वो हमारी एडमिसिबल नहीं होती। फिर एक्सेप्शन क्या था, अगर वो पर्सन क्या करता है, अक्यूज क्या करता है, मजिस्ट्रेट के सामने इमीडिएटली प्रेजेंट हो जाता है और क्या कर लेता है, उस कन्फेशन स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या एक्सेप्शन है हमारे 26 का। बट जनरल रूल क्या है कि कोई भी अक्यूज्ड अगर किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, बिल्कुल सही, कन्फेशन करता है और वो किस कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, तो वो इनएडमिसिबल है। अब पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है हमारे सेक्शन 26 में, उसे ही देखते हैं। पर्सन अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस, सिंपल टर्म्स में बात करते हैं, सिंपल वे में कहते हैं इन द लेमन लैंग्वेज, कोई भी पर्सन किसके कंट्रोल में है, पुलिस की कंट्रोल में, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुलिस कस्टडी कहेंगे। पुलिस कस्टडी किस तरीके की होती है, एक्चुअल कस्टडी एंड कंस्ट्रक्टिव कस्टडी, यानी कि टाइप्स। पुलिस की कस्टडी कितने तरीके की होती है, एक्चुअल कस्टडी, अगर हम नेम से ही समझने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअल मीन्स क्या है, जहां पे पुलिस का क्या हो, डायरेक्ट कंट्रोल हो, डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल हो, किस पे, अक्यूज्ड पे, क्लियर। कंस्ट्रक्टिव स्टडी क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरविजन नॉट अंडर द डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल, जहां पे डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल तो नहीं है पुलिस ऑफिसर का, बट इफेक्टिव कंट्रोल है पुलिस ऑफिसर का, और सुपरविजन में है वो पर्सन, यानी कि पुलिस की सुपरविजन में है कौन, अक्यूज्ड, क्लियर। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बट क्या, इफेक्टिव कंट्रोल है। कन्फेशन मेड टू एनीवन इन पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल। जैसे कि हम सभी ने देखा कि एक पर्सन है अक्यूज, उसने क्या करा, कन्फेशन करा, किसकी कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में, क्लियर, तो वो क्या, इनएडमिसिबल है, एक्सेप्ट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट को कर देते हैं तो वो क्या, एडमिसिबल है, बट रेलिवेंट। अब ये मतलब क्या है बट रेलिवेंट का मीन्स, जैसे ए ने क्या करा, बी को कन्फेस करा, क्लियर, कन्फेशन दिया, अब वो किसकी कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में था, तो ये क्या हो गया, इनएडमिसिबल तो है बट ये क्या है, रेलिवेंट है। ये चीज कोई यूट्यूबर्स नहीं बताते, ये चीज बहुत ध्यान से समझना कि अगर अक्यूज ने पुलिस कस्टडी में क्या करा, कन्फेशन दिया किसी भी पर्सन को, वो इनएडमिसिबल है बट वो रेलिवेंट है, क्लियर। डिफरेंस होता है हमारा रेलिवेंट में और इनएडमिसिबल और एडमिसिबिलिटी में। मींस एडमिशन जो चीज क्या है, एडमिसिबल है, क्लियर। कन्फेशन मेड टू प्रिजनर्स, कन्फेशन टू डॉक्टर, ये क्या एग्जांपल्स है कि भाई पुलिस की कस्टडी में अगर हमारा कन्फेशन देता है कौन, अक्यूज, तो किसे किसे दे सकता है, जैसे प्रिजनर्स को दे सकता है, डॉक्टर को दे सकता है, क्लियर। कन्फेशन टू ड्राइवर व्हेन पुलिस इज नॉट इनसाइड अ कार। अब देखिए ये कार है, इस कार में क्या है, अक्यूज है, क्लियर, तो उसने ड्राइवर को क्या करा, कन्फेशन दे दे कि हाँ मैंने ही मर्डर करा था, लाइक दैट, क्लियर। वहां पे पुलिस प्रेजेंट नहीं थी, तो इसे भी हम क्या मानेंगे, कन्फेशन मानेंगे इन द पुलिस कस्टडी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 27 को अब हमने बाइफरकेट कर रखा है। सबसे पहले हम बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने से पहले सेक्शन 27 को खुद की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये जो चार्ट है बच्चों, इस चार्ट को अपनी प्लीज नोटबुक में बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चार्ट्स बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा और इसी से आप सेक्शन समझ पाएंगे, क्लियर। तो देखो हमें चीजें याद होती है, आप भी बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। जैसे सेक्शन 24 किस बारे में बात करता है, बिल्कुल सही, ऐसे कन्फेशन के बारे में जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस से लिए गए हो, क्लियर। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 25, तो 25 क्या था बच्चों, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। और अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 के बारे में, तो कौन से कन्फेशन, जो हमने किसकी कस्टडी में दियो, इन द कस्टडी ऑफ, या आप लिख दो इन पुलिस कस्टडी। ऐसे कन्फेशन जो हमने पुलिस कस्टडी के टाइम पे किसी भी पर्सन को दिए, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 की
अगर हम हेडिंग के बारे में बात करते हैं तो क्या कहती है हेडिंग? हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। सिंपल से वर्ड्स में समझेंगे, अगर अक्यूज ने कन्फेशन स्टेटमेंट दी है, ये या कोई भी स्टेटमेंट दी है, कोई भी इंफॉर्मेशन उससे मिली है, जो अक्यूज से इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, तो कौन सा पार्ट उसका प्रूव्ड या एक तरीके से कह लीजिए एडमिसिबल माना जाएगा। ठीक, इसे ही माइंड में रख के एक बार विजुअलाइज करके मैं क्या कहना चाहता हूं, अक्यूज ने सब कुछ आपको बताया, अब कौन सा पार्ट यानी कि उस इंफॉर्मेशन का कौन सा पार्ट क्या होगा, कोर्ट में एडमिसिबल होगा। देखते हैं। Person is accused of an offense in the police custody. He makes confessional है यहाँ, ठीक है बच्चों, confessional and non-confessional statement। अगर हम बात करते हैं पर्सन अक्यूज, उसने इंफॉर्मेशन दी, तो इस इनकी इंफॉर्मेशन पे यानी कि जो पर्सन ने इंफॉर्मेशन दिया अक्यूज ने पुलिस कस्टडी में, याद रखना पुलिस कस्टडी में, ये सेक्शन नंबर 26 में क्या थी, रेलिवेंट थी बट एडमिसिबल नहीं थी। क्लियर? यानी कि अगर एक पर्सन अक्यूज कन्फेशन देता है पुलिस कस्टडी में तो वो क्या है, इनएडमिसिबल। क्लियर? अब यहाँ पे हम इनएडमिसिबल को एडमिसिबल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उस चीज को ही हम सेक्शन 27 को इसलिए ही पढ़ रहे हैं। तो कोई भी पर्सन, इसकी देखिए पॉइंट्स क्या कहते हैं, कोई भी पर्सन जो अक्यूज है किसी भी ऑफेंस का, वो पुलिस कस्टडी में है, वो कन्फेशन करता है। अब कन्फेशन भी किस तरीके का होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उसमें क्या होगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट भी होगी और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट भी होगी। ठीक, यहाँ एरर है, आप एल कर लेना, ठीक है। कन्फेशन एंड नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी कि ए ने कोई भी स्टोरी बताई, इन्फॉर्मेशन दी पुलिस कस्टडी में, तो उसमें दो चीज कंटेन होगी उस इंफॉर्मेशन में, क्या, बिल्कुल सही, CS एंड NCS मींस कन्फेशन स्टेटमेंट एंड नॉन कन्फेशन स्टेटमेंट। इन सच स्टेटमेंट discloses about the place of hiding object related to the offense, यानी कि ऑफेंस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसे डिस्क्लोज कर रहा है स्टेटमेंट। यानी कि अक्यूज ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें क्या चीज डिस्क्लोज हो रही है, ऑब्जेक्ट, और वो प्लेस जहां पर उसने ऑब्जेक्ट छुपाया है। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से वीडियो को समझो। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या होती है, जहां पे अक्यूज्ड क्या करता है, डिस्क्लोज करता है प्लेस ऑफ हाइडिंग। कौन सा प्लेस ऑफ हाइडिंग, ऑब्जेक्ट का, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो रिलेटेड हो किससे, ऑफेंस से। यानी कि सिंपल सी वर्ड्स, जब अक्यूज क्या कर रहा है, मर्डर वेपन के बारे में बता रहा है, उसकी प्लेस के बारे में बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर? ए ने बताया ये गन जो है मैंने एक ट्री है उसके नीचे छुपा रखी है गड्ढा करके। क्लियर? यहाँ पे गन है। क्लियर? ये क्या है, ये है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। जब अक्यूज किसके साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ और अदर लोकल विटनेसेस के साथ वहां जाएगा, पिन पॉइंटेड करेगा कि हाँ इसी पेड़ के नीचे मैंने गन छुपाई है, और वहां से वो ऑब्जेक्ट, वो गन क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, डिस्कवरी स्टेटमेंट। क्लियर? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्कवरी स्टेटमेंट में। क्लियर? द ऑब्जेक्ट इज डिस्क्लोजर फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग, तो वो क्या बन जाएगी, डिस्कवरी स्टेटमेंट बन जाएगी। और एडमिसिबल किस में हो जाएगी, अंडर सेक्शन 27 में। क्लियर? तो 27 में हमें ये समझ आया, सिंपल सी वर्ड्स, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती है, जो डिस्कवरी स्टेटमेंट होती है, वो क्या होती है, एडमिसिबल होती है। क्लियर? अंडर सेक्शन 27। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। How much information received from the accused may be proved, provided that when any fact is disposed as to discovered in consequences of information received from a person accused of any offense, कोई भी person क्या है, accused है किसी भी offense का, अगर वो information दे रहा है किस कस्टडी में, किसकी कस्टडी में, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, so much of such information whether it amounts to a confession or not, यानी कि यहाँ पे क्या बात करी गई है, it amounts to a confession or not means, यानी कि स्टेटमेंट कैसी है, वो इंफॉर्मेशन कैसी है, कन्फेशनल भी हो सकती है और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो सकती है। क्लियर? जो अक्यूज दे रहा है। क्लियर? एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड, यानी कि जो उसके जो स्टेटमेंट है वो कहाँ किससे रिलेट कर रही है,
बिल्कुल सही, डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेट करिए तो वो अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या हो जाएगी, एडमिसिबल मानी जाएगी। क्लियर? एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एक और बार। एक्स को अरेस्ट करा गया, पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करा, इसके चार्ज में ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर। एस confessed to the police officer that he had committed murder with a pistol and he had hidden pistol in backyard। एक्स को अरेस्ट करा गया, एक्स ने क्या करा, कन्फेस करा। क्या कन्फेस करा? कि हाँ मैंने मर्डर करा है, he had committed a murder, और जिस पिस्टल से मर्डर करा है वो पिस्टल उसने बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में छुपा रखी है। क्लियर? कम टू, ये अभी तक क्या है, ये अभी तक क्या है, बिल्कुल सही, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, नॉट डिस्कवरी स्टेटमेंट। ये क्या है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, क्योंकि अभी उसने बताया कि मैंने जो मर्डर वेपन है वो कहाँ छुपा रखा है, प्लेस बताई है, उसके बारे में बताया। जब वहां से वो रिकवर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट या मर्डर वेपन, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्कवरी स्टेटमेंट कहेंगे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों, जिस चीज पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, पिच को तेज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस चीज को ध्यान से समझना, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रैक्टिस करें, चाहे आप एज अ एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी कॉलेज एग्जाम्स हो, या एज अ लीगल, अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको जरूरत पड़ती है, एज अ स्टूडेंट भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? On the basis of such information, the police officer recovered the pistol from the backyard of the ex house। जो इंफॉर्मेशन अक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को दी थी, अब याद रखना, पुलिस ऑफिसर को क्या कराया, कन्फेशन कराया। क्लियर? किसकी कस्टडी में कराया, पुलिस की कस्टडी में कराया। तो ये क्या था, रेलिवेंट था बट इनएडमिसिबल था। बट अगर ये जो स्टेटमेंट है, जो नॉन कन्फेशन पार्ट है, इसका किससे रिलेटेड है, डिस्कवरी से रिलेटेड है, या आप ये कह लीजिए कोई भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, हमारी एडमिसिबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 27। क्लियर? द स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइडिंग ऑफ पिस्टल टू द पुलिस ऑफिसर इज रेलिवेंट एंड admissible। Clear? When the accused gives some information, about the place of finding of some object and subsequently the object is discovered from that place only, this establish the correctness of the information। अगर हम बात करते हैं, एक पर्सन था ए, एग्जाम्पल बहुत इजी दे रहा हूँ, उसने क्या करी, इंफॉर्मेशन दी कि मैंने इस पेड़ के नीचे यहाँ पे मर्डर वेपन को छुपाया है। क्लियर? या मैंने अपने घर के पीछे वाले ग्राउंड में मर्डर वेपन को छुपाया है। क्लियर? सब्सिक्वेंटली द ऑब्जेक्ट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम दैट प्लेस, और उसी प्लेस से जाके जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हुआ, डिस्कवर्ड करा गया। तो ये क्या चीज बता रहा है, ये किस चीज को स्टैब्लिश कर रहा है, करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दी गई है अक्यूज के द्वारा, वो क्या है, सही है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Statement that the accused had committed the offense and that he had hidden the object at some place are not admissible। यानी कि अक्यूज ने क्या कहा, हाँ जी मैंने ही क्या करा है, क्राइम कमिट करा है, और मैंने ही जो मर्डर वेपन है उसे छुपाया है, ये एडमिसिबल नहीं है। तो सर आपने कहना क्या चाहते हो, क्या चीज एडमिसिबल है, देखते हैं। व्हाट इज एडमिसिबल? ओनली दैट पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट दैट रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। एडमिसिबल क्या है अंडर सेक्शन 27, कि जो अक्यूज्ड क्या कर रहा हो, किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, किस स्टेटमेंट को बता रहा हो, रिवील कर रहा हो वो इंफॉर्मेशन जो किससे रिलेटेड हो, अबाउट द प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मर्डर वेपन है वो कहां पे छुपाया है, जब उसे ए अक्यूज्ड रिवील कर रहा हो, सिर्फ यही स्टेटमेंट क्या होगी, अंडर सेक्शन 27 रेलिवेंट होगी और एडमिसिबल होगी। क्लियर? द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट become discovery statement। disclosure statement become discovery statement only when on the basis of that disclosure the object has been found from that place upon the pinpointing of the accused। अब कब, किस सिचुएशन में एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, डिस्कवरी स्टेटमेंट में। किस सिचुएशन में, जब एक अक्यूज्ड क्या करता है, बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि ये यानी कि मर्डर वेपन मैंने इस जगह पे, इस पेड़ के नीचे यहाँ पे मैंने छुपाया है। क्लियर? ये क्या हो गई, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो गया। अब ये डिस्कवरी स्टेटमेंट कब किस सिचुएशन में, किस टाइम पे बनती है, जब अक्यूज को वहां ले जाया जाता है, किसके साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ, लोकल विटनेसेस के साथ, और वहां पे
ये पर्सन यानी कि अक्यूज क्या करता है, पिन पॉइंटिंग करता है कि हाँ इसी ट्री के नीचे मैंने गन छुपाई है या इसी ट्री के नीचे मैंने टांगी को हाइड करा है जिससे मैंने मर्डर करा था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब वहां से वो मर्डर वेपन, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिकवर्ड होता है, वहां वो मिलता है, तब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्कवरी स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज essential that at the time of making the discovery statement the accused was in the police custody। देखिए जब भी स्टेटमेंट दे रहा है कौन, अक्यूज्ड, तो अक्यूज किसकी कस्टडी में होना चाहिए, पुलिस की कस्टडी में, तभी सेक्शन 27 अप्लाई होता है। क्लियर? एंड इफ ही वाज नॉट इन पुलिस कस्टडी, अगर अक्यूज पुलिस कस्टडी में नहीं है एट द टाइम, देन सेक्शन 27 विल नॉट अप्लाई। यानी कि सेक्शन 27 के लिए वो अक्यूज्ड किसकी कस्टडी में होना चाहिए, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। क्लियर? इफ द डिस्कवरी स्टेटमेंट वाज मेड while the accused was in the police custody then it can be used against the accused। अगर accused किसकी कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में, तभी जो स्टेटमेंट दी गई है वो उसके अगेंस्ट में यूज करी जा सकती है। बट इट वाज मेड व्हेन द accused was not in the police custody। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे accused ने स्टेटमेंट दी है और वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट में यूज नहीं करी जाएगी। क्लियर? देन इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट यूज नहीं करी जाएगी। यानी कि सेक्शन 27 के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो अक्यूज है वो किसकी कस्टडी में होना चाहिए, बिल्कुल सही, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दिमोन उपाध्याय 1960 सुप्रीम कोर्ट। The court held that it is a parliament legislative wisdom and since they have included only police custody cases only that will be admissible। अब बात ये उठी कि सेक्शन 27 में केवल पुलिस कस्टडी वाले ही केस एडमिसिबल क्यों है। क्लियर? तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन उठा किसकी, 27 की। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दिमोन उपाध्याय 1960 के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में बात करी थी, सेक्शन 27 के बारे में बात करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हमारे सेक्शन 27 की अपेल्ड करी गई थी किस केस में, दिमोन उपाध्याय केस में। क्लियर? इसमें कहा गया था वो पार्लियामेंट की हमारी क्या है, लेजिस्लेटिव विजडम है कि उन्होंने क्या करा है, सिर्फ पुलिस कस्टडी को इंक्लूड कराया, यानी कि पुलिस कस्टडी केसेस को ही एडमिसिबल माना है अंडर सेक्शन 27। कम टू द नेक्स्ट केस, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 1974। एविडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी एग्जामिनेशन एंड द ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल यानी कि BEAP by voluntary consent of the accused is relevant under section 27 of the Indian Evidence Act। अगर हम बात करते हैं जो हमारे टेस्टेस होते हैं यानी कि ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशंस में क्या होता है, अगर अक्यूज की वॉलंटरली उसकी इच्छा से हमने क्या लिया, उसकी कंसेंट ली है और एविडेंस मिले हैं यानी कि इंफॉर्मेशन मिले हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात, एक पर्सन है ए, उसने अपनी कंसेंट दी है किसके लिए, ब्रेन मैपिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर इंफॉर्मेशन कुछ भी रिसीव्ड हुई है तो वो इंफॉर्मेशन, वो एविडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा किस सेक्शन के अंदर, अंडर सेक्शन 27। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लेस ऑफ हाइडिंग। प्लेस ऑफ हाइडिंग हम समझ ही चुके होंगे जब हमने सेक्शन 27 में पढ़ा है। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन किसके बारे में बात बता रही है, प्लेस ऑफ हाइडिंग के बारे में, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट जो किससे रिलेटेड है, केस से रिलेटेड है, यानी कि मर्डर से रिलेटेड है एग्जांपल, तो वो कहाँ पे हाइड करा आपने। क्लियर? यानी कि अक्यूज ने कहाँ पे छुपाया उसे मर्डर वेपन को। इस पे केस बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, इस पे कई बार MCQ पूछा जाता है। जुडिशरी एस्पिरेंट, APO एस्पिरेंट प्लीज ध्यान से सुन ले। मोहम्मद अन्यतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court held that it is essential to prove that the object was discovered from place of hiding. If an object lying in an open place, there are chances that the other may know about, and it will be difficult to prove that object was discovered at instance of the information provided by the accused। इसमें क्या कहा गया, इनायतुल्ला में जो केस था, इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में क्या कहा गया था कि जो हमारा अक्यूज्ड है उसने ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट मैंने 20 सड़क पे ऐसे ही रख दिया था। जस्ट सपोज ये गन है, ये गन मैंने 20 सड़क पे रख दी थी। क्लियर?
ये प्लेस ऑफ हाइडिंग में माना जाएगा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है क्या, कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसके द्वारा, अक्यूज के द्वारा, वो करेक्ट है या नहीं। मींस वहां से ओपन प्लेस में तो कोई भी ले जा सकता है गन को। प्लेस ऑफ हाइडिंग किसे कहा गया है, कि कहीं किसी भी जगह, मतलब प्राइवेट प्लेस में उसने क्या कर रखा हो, गड्ढा कर रखा हो, वहां छुपा रखा हो ऑब्जेक्ट। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट वाज डिस्कवर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द अक्यूज। ये डिफिकल्ट हो जाएगा किसे जानने के लिए कि ऑब्जेक्ट वहां से रिकॉर्ड हुआ है, वो सिर्फ अक्यूज को ही उस बारे में पता था। क्लियर? अगर ओपन प्लेस में है ऑब्जेक्ट तो वहां पे क्या चांसेस है कि शायद वो सबको पता हो उस ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट वाज लाइंग एट पब्लिक प्लेस दैट इट वाज विजिबल टू अदर्स। ऑल्सो देयर इज नो गारंटी, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल, ये मान लीजिए ग्राउंड है और ग्राउंड में आपने बीचों बीच रख दिया, तो चांसेस क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो मर्डर वेपन मान लीजिए, वो क्या है, सबको विजिबल होगा। क्लियर? तो वहां पे कोई भी गारंटी नहीं है। किस चीज की गारंटी नहीं है? कि जो ऑब्जेक्ट वाज डिस्कवर्ड, जो ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड हुआ है, वो किसके इन्फॉर्मेशन पे हुआ है, अपॉन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अक्यूज्ड ओनली। ऐसा जरूरी नहीं है वो जो ऑब्जेक्ट रिकवर्ड हुआ है वो सिर्फ अक्यूज के इंफॉर्मेशन पे डिस्कवर्ड हुआ है, क्योंकि आपने ओपन प्लेस में रख रखा है, कोई भी उसके बारे में बता सकता है। क्लियर? द अदर पीपल ऑल्सो कुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस, यानी कि अदर पीपल्स भी क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कन्फेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, तो कन्फेशन में हमने क्या देखा, कन्फेशन हमारे दो तरह के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, जुडिशियल कन्फेशन। कन्फेशन टू एनी अदर पर्सन, जो भी कन्फेशन हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़ के किसी भी अन्य व्यक्ति को करते हैं तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम किसी भी पर्सन को कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द कस्टडी ऑफ पुलिस को भी कर सकते हैं। अगर हमने पुलिस ऑफिसर को करा या इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर करा तो वो हमारे क्या है, नॉट एडमिसिबल, बट दोनों ही क्या है, रेलिवेंट है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं किसकी, कन्फेशन टू पुलिस पर्सन यानी कि पुलिस ऑफिसर, तो किस सेक्शन में बात करी गई है, बिल्कुल सही, 25। इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, किसी भी यानी पर्सन को करा इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, तो किस सेक्शन में बात करी गई है, सेक्शन नंबर 26। क्लियर? जब हम कन्फेशन किसे करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को करते हैं, तो वो रिकॉर्ड किस सेक्शन के अंडर करा जाता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। कोर्ट मोर कॉन्शियस इन द मैटर ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये जो मैंने आपको कन्फेशन बताया, ये कन्फेशन के दो टाइप होते हैं, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल। ये क्यों बताया था, क्योंकि देखिए जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन रहते हैं यानी कि EJC, इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कोर्ट बहुत ज्यादा क्या रहती है, कॉशियस रहती है। क्लियर? अगर हम केस लॉस की बात करते हैं, स्टेट ऑफ MP वर्सेस पल्टन मला 2005 सुप्रीम कोर्ट केस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हैज वीकर एविडेंशियल वैल्यू, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की क्या होती है, बहुत ज्यादा एविडेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा क्या होती है, वीक होती है। अगर आपने कन्फेशन करा किसे, GM यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू क्या रहती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंशियल वैल्यू रहती है। क्लियर? बट अगर आपने किसी भी अन्य पर्सन को करा यानी कि अन्य व्यक्ति को करा, या पुलिस ऑफिसर को करा, या इन द कस्टडी ऑफ यानी कि इन पुलिस कस्टडी किसी भी पर्सन को करा, तो वहां पे जो एविडेंशियल वैल्यू होगी उस कन्फेशन की, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, वो बहुत ज्यादा क्या होगी बच्चों, वीक होगी। उसे किस चीज की जरूरत होगी, इट नीड कोलैबोरेशन बाय द अदर एविडेंस। यानी कि अगर हमने जैसे मानो एक पर्सन है A, उसने क्या करा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करा, तो इस ये जो कन्फेशन है इसे किसकी, अदर एविडेंसेस की, OE, अदर एविडेंसेस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है बच्चों, वो सोल बेसिस नहीं हो सकता किसी भी पर्सन को क्या देने के लिए, कन्विक्शन देने के लिए। क्लियर? यानी कि एक पर्सन है A, उसने कहा कि हाँ मैंने ये चीज करी है, उसने कन्फेशन करा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तो इसी कन्फेशन के बेसिस पे, यानी कि इसी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस में जो हमारे जज साहब हैं वो क्या नहीं दे सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते पर्सन को। क्लियर? उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कोलैबोरेशन बाय द अदर एविडेंस, यानी कि जो उनका कन्फेशन है अक्यूज का, उन्हें कोलैबोरेट करना पड़ेगा किसके साथ, अदर एविडेंसेस के साथ। अब सेकंड केस लॉ की बात करते हैं, पांचो वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 सुप्रीम कोर्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस, नीड्स कोलैबोरेशन ऑफ अदर एविडेंसेस। यही चीज इसमें क्या हुई थी, रिपीट करी गई थी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है, confession which was made earlier by the accused, either judicial or extrajudicial, but at the trial stage accused had withdrawn from confession, either he did not made confession or made involuntarily, will be called retracted confession। ऐसा कन्फेशन जिसमें क्या करा, अक्यूज ने पहले तो कन्फेशन कर दिया, क्लियर, चाहे वो जुडिशियल कन्फेशन कराओ
चाहे वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कराओ, क्लियर। बट जो ट्रायल स्टेज है, ट्रायल स्टेज में उसने क्या कर दिया, अक्यूज ने विड्रॉ कर दिया, क्या कह के, ये कन्फेशन मैंने करा ही नहीं है, या जो कन्फेशन करा वो इनवॉलंटरीली है, क्लियर। तो ऐसे कन्फेशन को हम क्या कहेंगे, रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहेंगे, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The fact the accused has retracted from the confession at the trial stage does not per se means that confession being inadmissible. The court examine such case as to whether retraction is correct or not. For that purpose, court may examine judicial magistrate in case of judicial confession or examine the witness in the case of extrajudicial confession and also examine the other surrounding circumstances. देखिए इस सेंटेंस में क्या कहा गया कि जो अक्यूज है जिसने क्या करा, रिट्रैक्ट कर दिया कन्फेशन, यानी कि उस पर्सन ने कहा कि हाँ मैंने क्राइम कमिट करा है, बाद में ट्रायल स्टेज में उसने क्या कर दिया, बिल्कुल सही, कन्फेशन को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, क्या कह के, उसने कन्फेशन करा ही नहीं है आइदर, या दूसरा उसने क्या कह दिया, जो कन्फेशन करवाया गया था वो कैसा कन्फेशन था, जो कन्फेशन उसने करा इनवॉलंटरी था, क्लियर। तो इस सिचुएशन में जो कन्फेशन करा गया है किसके द्वारा, अक्यूज के द्वारा, वो पर से इनएडमिसिबल नहीं करेगी कोर्ट। कोर्ट क्या करेगी इस सिचुएशन में, कोर्ट एग्जामिन सच केसेस वेदर रिट्रैक्शन इज करेक्ट और नॉट। कोर्ट क्या एग्जामिन करेगी, जो रिट्रैक्शन करा गया वो सही है या नहीं। अगर हम बात करते हैं जुडिशियल कन्फेशन की तो कोर्ट किसे एग्जामिन करेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की तो वहां पे कोर्ट किसे एग्जामिन करेगी, विटनेस को एग्जामिन करेगी और ऑल्सो एग्जामिन दी अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को भी कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। क्यों एग्जामिन करेगी, क्योंकि जो रिट्रैक्शन है वो करेक्ट है या नहीं, यानी कि जो अक्यूज ने कन्फेशन करा था वो वॉलंटरीली था या इनवॉलंटरीली था, या कन्फेशन करा भी था अक्यूज ने या नहीं करा था, इस चीज को जानने के लिए, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कन्फेशन। अब सेक्शन 28 में क्या कहा गया, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। सबसे पहले सेक्शन 24 बताओ क्या था। सेक्शन 24 में कहा गया था अगर कोई भी कन्फेशन दिया गया है, कोई भी कन्फेशन ऑब्टेन करा गया किससे, इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से और प्रॉमिस से, तो वो क्या माना जाएगा, इनएडमिसिबल माना जाएगा एज पर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 28 क्या कहता है कि जो वो इंड्यूसमेंट है, वो थ्रेट है, वो प्रॉमिस है, उसे रिमूव करने के बाद अगर पर्सन कन्फेशन करता है तो उसका क्या हुआ, वो ऑब्वियसली बात है वो क्या माना जाएगा, हमारा एडमिसिबल माना जाएगा। इफ सच अ कन्फेशन एज is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant। यानी कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, देखिए अक्यूज ने कन्फेशन कराया, क्लियर, और हमें पता चल रहा है जो ये कन्फेशन करा गया है इस टाइम पे ना ही थ्रेट था, ना ही प्रॉमिस था, ना ही इंड्यूसमेंट थी। मीन्स इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से, जैसे मैंने सेक्शन 24 बताया था उसी से बताऊंगा। अब ए पर्सन को क्या करा गया, प्रॉमिस करा गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 ने, क्लियर, कि आप कन्फेशन कर दो, मैं क्या कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा, क्लियर। उनकी हो गई डेथ, क्लियर। इसके बाद यानी कि इनकी डेथ के बाद, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 की डेथ के बाद ए ने क्या करा, कन्फेशन करा। ए ने क्या करा, कन्फेशन करा। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जो प्रॉमिस करा गया था वो क्या हो गया था, फुल्ली रिमूव्ड, क्लियर। उसके बाद इन्हें क्या करा, कन्फेशन करा। और जब केस किसके अंडर में था, JM2 के अंदर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 की, कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस एक्सेट्रा। अब देखिए सेक्शन 29 कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करता है, अगर आपका कन्फेशन यानी कि अक्यूज ने जो कन्फेशन करा है वो रेलिवेंट है तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से उसे इररिलेवेंट नहीं कहा जाएगा, क्लियर। कौन कौन से, अब जैसे अगर हम हेडिंग की बात करते हैं, प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, मींस अब एक ए पर्सन है, ठीक है, अब बी ने उससे कहा कि भाई तुम मुझे कन्फेशन कर दो, यानी कि तुम मुझे सारी सिचुएशन बता दो कि तुमने वो पर्सन को किल करा या नहीं करा, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, ठीक है। ए ने कन्फेशन कर दिया, बी तुरंत जाके
PS यानी कि पुलिस स्टेशन में जाके बता देता है, क्लियर, कि जो मर्डर करने वाला था वो ए था और मर्डर वेपन कहाँ है, सब चीज़ बता देता है, क्लियर। तो यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी को, यानी कि इसने प्रॉमिस करा बी ने कि आप मुझे बता दो ए, मैं प्रॉमिस करता हूँ, किस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ, कि जो आप मुझे कन्फेशन करेंगे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो सिर्फ इस सर्कमस्टांसिस पे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो कन्फेशन क्या है, इररेलेवेंट है, क्लियर। वो कन्फेशन को हम रेलिवेंट मानेंगे अंडर सेक्शन 29। अब और सारी क्या कंडीशंस हैं तो देखते हैं। इफ सच अ कन्फेशन is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under promise of secrecy। यानी कि अगर कोई कन्फेशन क्या है, रेलिवेंट है, वो सिर्फ इस ग्राउंड पे इररेलेवेंट नहीं माना जाएगा कि वो दिया गया था किसमें, अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, यानी कि सामने वाले पर्सन ने प्रॉमिस करा था कि वो कन्फेशन को किसी व्यक्ति को नहीं बताएगा, इस ग्राउंड पे वो कन्फेशन अक्यूज्ड का इररेलेवेंट नहीं माना जाएगा, क्लियर। और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट, यानी कि अब देखिए, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, क्लियर। अब बी को पता है कि यार ए ने ही मर्डर करा है, क्लियर, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, उसे लगता है बी को कि ए ने मर्डर करा है, तो उसने इसे फ्रॉड करने के लिए, इससे ऑब्टेन करने के लिए क्या, कन्फेशन, इसने क्या करा, उसके साथ फ्रॉड करा। फ्रॉड कैसे करा, जैसे एक कमरे में ए बैठा था, बी इसके कमरे में गया और यहाँ पे हिडन कैमरा लगा रखे थे, क्लियर, यहाँ पे कन्फेशन करा गया और ये कन्फेशन इन कैमरास में क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, यानी कि इस पर्सन से कन्फेशन लेने के लिए इसके साथ क्या कमिट करा है, फ्रॉड कमिट करा है, क्लियर। or when he was drunk, or it was made in answer to question which he not to have answered, whatever may have been in the form, may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession that evidence of it might be given against him। तो यानी कि और भी अदर सर्कमस्टांसेस हमारे सेक्शन 29 में बता रहे हैं कौन कौन से। जस्ट ये क्या हो गया, ड्रंकन मीन्स क्या आता है, ए पर्सन है, उसे बहुत ज़्यादा उसने अल्कोहल को क्या कर लिया, कंटेन कर लिया, अब वो कन्फेस कर रहा है, क्लियर, तो वो कन्फेशन इस ग्राउंड में इररेलेवेंट नहीं माना जाएगा। अब अदर फैक्टर्स को हम जरूर कंसिडर करेंगे कि जो अल्कोहल की अमाउंट थी वो कितनी थी, और जो वो बता रहा था वो उस सर्कमस्टांसिस से मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था। मीन्स एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक पर्सन है ए, उसने क्या करा है, बी का मर्डर करा है, क्लियर, कब करा है, सैटरडे को करा है, क्लियर। बी की डेड बॉडी कहाँ मिली है, पास में एक रिवर है, उस पे मिली, क्लियर। तो अब जो ए है उसने बहुत ज्यादा क्या करा, अल्कोहल को कंटेन करा, क्लियर, और उसने सी पर्सन को सारा सब कुछ बताने लगा कि जो बी था सैटरडे में 6 बजे अपने कहाँ था, फार्म पे था, वहाँ से वो 6:05 पे निकला, फिर मैंने उसे देखा वहाँ पे कोई और व्यक्ति नहीं था तो मैंने उसे मार दिया, क्लियर, मर्डर वेपन मैंने इस ट्री के नीचे छुपा रखा है, देन मैंने उसकी डेड बॉडी इस रिवर पे फेंक दी। तो यानी कि जब जो व्यक्ति है जिसने अल्कोहल कंटेन कर रखा है, यानी कि वो ड्रंक है, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, और हम किस चीज़ को कंसिडर करेंगे, अमाउंट को कंसिडर भी करेंगे किसकी, अल्कोहल की, और ऑल्सो कंसिडर द फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स, यानी कि जो जिन सर्कमस्टांसेस के बारे में जो एक व्यक्ति क्या है जिसने ड्रंक कर रखा है, यानी कि जिसने अल्कोहल कंटेन कर रखा है, उसके सर्कमस्टांसेस मैच हो रहे हैं एक्चुअल सिचुएशन से या नहीं, यानी कि वो सारी वही चीज़ें बता रहा है जिस तरीके से मर्डर हुआ है या नहीं, इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे, क्लियर। और भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं, अदर सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे वार्न, कि आपको वार्न नहीं करा गया, जब अक्यूज कन्फेशन कर रहा था तो उसे वार्न नहीं करा कि जो आप कन्फेशन कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट में यूज हो सकता है, आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है। तो इन सब सर्कमस्टांसेस पे, इन सब ग्राउंड्स पे हमारा जो कन्फेशन है वो इरेलीवेंट नहीं माना जाता, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 30। सेक्शन 30 किस बारे में बात कर रहा है, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। देखिए, इसे समझाने से पहले मैं आपको किसे समझाऊंगा, एसेंशियल्स को समझाऊंगा, यानी कि सेक्शन 30 के एसेंशियल किस बारे में बात कर रहे हैं। एक और एक से ज्यादा व्यक्ति, जब उनका ट्रायल कैसे होता है, जॉइंट ट्रायल होता है, और वो जो ट्रायल होता है वो किसके लिए होता है, सेम ऑफेंस के लिए होता है। जो कन्फेशन एक पर्सन करता है उसका अफेक्ट अदर अक्यूज पे भी होता है, अगर कन्फेशन क्या मानी जाती है, प्रूव्ड मानी जाती है। जैसे ए और बी
मोर देन वन हो गए, इनका ट्रायल क्या है, जॉइंटली ट्रायल हो रहा है कोर्ट में, क्लियर। किस ऑफेंस के लिए, दोनों के लिए ऑफेंस क्या है, मर्डर, क्लियर। सेम ऑफेंस के लिए इनका क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। कन्फेशन, अगर ए कन्फेशन कर देता है कि मैंने और बी ने सी का क्या करा है, मर्डर करा है, तो वो जो दूसरा अक्यूज्ड है यानी कि जो बी है उसके अगेंस्ट में भी यूज करा जाएगा अगर ये कन्फेशन क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, क्लियर। तो अब रीड आउट करते हैं। When more than one are being tried jointly for the offense यानी कि for the same offense and a confession made by one of such person effective himself यानी कि उसके बारे में बता रही हो, उसके एक्ट के बारे में बता रही हो, और and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession यानी कि जो confession एक के द्वारा करी गई थी वो उसके अगेंस्ट में भी यूज होगी और दूसरे अक्यूज के अगेंस्ट में भी यूज करी जाएगी, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ, एक्सप्लेनेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण। जुडिशियल एस्पिरेंट जरूर जिन टर्म्स को आप पढ़ रहे हैं उन्हें हिंदी में जरूर समझे कि हिंदी में उनका मतलब क्या है, आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, क्लियर। ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, जो टर्म हमारी यूज करी गई है ऑफेंस के सेक्शन में, सेक्शन नंबर 13 में, तो एक्सप्लेनेशन उसे डिफाइन करता है कि ऑफेंस का मतलब क्या है फॉर सेक्शन 30 इन इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे अबेटमेंट, अटेम्प्ट टू, कमिट द ऑफेंस। इसे इलस्ट्रेशन को और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी का जॉइंटली ट्रायल हो रहा है, किसके, कि उन्होंने किसका मर्डर करा है, सी का मर्डर करा है। इट इज प्रूव्ड, ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। ए क्या कहता है, ये कन्फेशन करता है कि बी ने और मैंने, बी एंड आई यानी कि बी ने और मैंने क्या करा है, मर्डर करा है सी का। कोर्ट, और ये चीज क्या हो चुकी है, प्रूव्ड भी हो चुकी है, कन्फेशन प्रूव्ड हो चुका है। कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी, यानी कि कोर्ट ए के अगेंस्ट एक्शन लेगी ही लेगी इस कन्फेशन का, और किसके अगेंस्ट भी लेगी, बी के अगेंस्ट भी लेगी, क्या एक्शन। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर बी। A is on his trial for murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B. That B said A and I murdered C. तो सेम ये चीज कही गई थी, क्लियर। This statement may not taken into consideration by court against A as B is not being jointly tried. अगर हम बात करते हैं इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था, यानी कि इलस्ट्रेशन A में और B में क्या डिफरेंस है। A is on his trial for murder C, यानी कि यहाँ पे ज्वाइंटली ट्राइड नहीं करे गए हैं ए और बी। इसमें क्या था, ए ने कन्फेशन करा, क्लियर, कि मैंने और बी ने क्या करा है, सी का मर्डर करा है। इनका ट्रायल क्या था, ज्वाइंट ट्रायल था, तो कन्फेशन अगेंस्ट बी यूज हो जाएगी बी के। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, इलिस्ट्रेशन बी के बारे में, तो बी ने क्या कहा है, बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी, यानी कि ए ने और मैंने क्या करा है, सी का मर्डर करा है। बट जो ट्रायल था किसका, मर्डर ऑफ सी का, वो क्या था, अलग चल रहा था, ज्वाइंटली ट्राइड नहीं करे गए थे ए और बी, क्लियर। तो इसलिए स्टेटमेंट यूज नहीं होगी अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट ए के, जो कन्फेशन किसने करा था, बी ने कन्फेशन करा था, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस इन कश्मीरा शाहवस स्टेट ऑफ एमपी, इट वाज हेल्ड दैट कन्फेशन ऑफ co-accused made under section 30 implicating himself and the other co-accused is a substantive piece of evidence against the other co-accused. However, its evidentiary value is very weak and the conviction cannot be based solely on it. It can be used for the purpose of corroboration and for the purpose of filling the missing link so as to give the court that extra assurance regarding the decision it has arrived at. देखिए इस केस में क्या कहा गया था कि अगर एक पर्सन है ए, वो कन्फेशन कर रहा है, तो जो को अक्यूज है यानी कि जो पर्सन बी है, ये क्या कर रहा है, बी एंड आई मर्डर सी, कि बी ने और मैंने मिलके क्या करा है, सी को मारा है, क्लियर। तो ए ने क्या करा, कन्फेशन करा। अब को अक्यूज भी इसके अगेंस्ट, यानी कि जो कन्फेशन करा गया ए के द्वारा, तो जो को अक्यूज है उसके अगेंस्ट भी ये कन्फेशन यूज करा जाएगा, क्लियर। बट ये कैसी, इसकी इस कन्फेशन की कैसे एविडेंशियल वैल्यू है, इट्स एविडेंशियल वैल्यू इज वेरी वीक, और सिर्फ इसी के बिहाफ पे हम कन्विक्ट नहीं कर सकते। यानी कि ए ने कहा कि मैंने और बी ने क्या करा है, सी का मर्डर करा है, तो जो बी है सिर्फ इसलिए ही कन्विक्ट नहीं कर दिया जाएगा कि ए ने कन्फेशन कर दिया,
क्लियर, केवल इसी ग्राउंड पे कन्विक्ट नहीं करा जा सकता किसे, बी को। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोरैबोरेशन, यानी कि कोरैबोरेटिंग हमारे एविडेंसेस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अदर रेलिवेंट एविडेंस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। कोरैबोरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों, जो लिंक मिस हो रहा है उसे फिल करने के लिए, फिलिंग द मिसिंग लिंक के लिए। क्लियर, होपफुली आप सभी को ये टॉपिक कन्फेशन इन इंडियन एविडेंस एक्ट समझ आया हो। सारे ही सेक्शन कन्फेशन से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। देखिए, मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आपका सब कुछ कवर है कन्फेशन से रिलेटेड, यानी कि केस लॉ किस तरीके से समझाना है, डेली लाइफ एग्जांपल जिस तरीके से इलस्ट्रेशन समझाने, मैंने सारी बहुत अच्छे से कोशिश करी आपको समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज अपने चैनल को सपोर्ट करिए। आप सभी का ही चैनल है, प्लीज सपोर्ट अवर चैनल, लाइक दी वीडियो, शेयर अवर चैनल। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में, किसी भी रिगार्डिंग लाइक इंटर्नशिप से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉब से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी जगह गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम.डोभाल.22 में डीएम करिए। वहां पे मैं जल्द से जल्द आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।